এটা এমনি থাকুক না, আমি আবার ফিনিশ করে এডিট করে অন্য নতুন করি। गुड इवनिंग अमिता जी। अमिता जी मेरी आवाज़ आ रही है ना? देवेंद्र जी नमस्कार। देखिए मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, हो গেছে তো ওটা বন্ধ করে দিই তো চলুক। ওই চার্জ খতম হয়ে যেতে পারে। गुड इवनिंग अमन, तुम बताओ मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी गुड, थैंक यू। जो आपको अच्छा लगे। मेरे वॉल पर शेयर हुआ कि नहीं, ज़रा अमन देखो बताओ। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वेरी गुड। अरे तो अच्छा लग रहा है। अब जब वीना जी या सुमित जी का आदेश हो। सुमित जी फैन बंद कर दें। तो वो जब मैं बोलूँगा ना तब आवाज़ नहीं आएगी फैन की। अभी ठीक है क्या? आवाज़ तेज़ आ रही है यहाँ पर, तो कोई सब बंद है हर तरफ से। नहीं वो किसी और चीज़ की होगी। अच्छा अब देखो, तुम एक बार देख लो। अमन देखो अभी लाइट ठीक है? अमन देख रहा है, ठीक है तो पंखा भी चला दे रहे हैं। हाँ फाइन। हाँ अभी अब और भी नहीं करेगा। हाँ तो देखो अभी कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा थैंक यू। शुरू में इतने अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं। प्रदीप जी दिख रहे हैं, सोनिया जी दिख रही हैं। तो श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों, आज ये बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, ये जिसकी आज तीसरी संध्या है कि काशी के रंगमंच का इतिहास, जिसमें हमारे दो विद्वान वक्ताओं ने पहली दो संध्याओं में अपने विचार रखे, अपनी पूरी दृष्टि रखी, अपने अनुभव रखे और सभी लोग उससे लाभान्वित हुए और बहुत ही अच्छा रहा वो। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फिर से इस कार्यक्रम की तीसरी संध्या में हैं। शुरू में ये देखा जाए कि, बल्कि ये जानना चाहिए कि तीसरी संध्या में जो वक्ता ये बोल रहा है या बोलने जा रहा है, उसका रंग मंच से या रंग कर्म से क्या कोई वास्ता है भी? ये जो थिएटर पर बोलना है, बनारस के थिएटर पर बोलना है,
तो उसमें अगर ये सामान्य रूप से या संक्षेप में जानना ज़रूरी है कि वक्ता का, यानी कि मेरा थिएटर से क्या वास्ता रहा है और बनारस से क्या वास्ता रहा है। मेरा जन्म काशी में हुआ, काशी का ही बेटा हूँ, यही पढ़ाई लिखाई हुई। और 60 का दशक और 70 का दशक, ये मैंने जितने भी प्लेज़ हुए बनारस में उन सबको मैंने देखा, क्योंकि उस समय घर से ही लोग थिएटर से देखने जाते थे, परिवार से ही लोग, और वहाँ पर थिएटर कर्मी भी थे। तो सारे नाटक, चाहे वो हिंदी में हो, मराठी में हो, बांग्ला में हो, गुजराती में हो, सारे नाटक हम लोग देखते थे। तो एक मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि 70 से 80 तक मैंने बनारस में होने वाले सभी नाटकों को देखा। 80 से 90 तक जितने भी नाटक हुए शहर में, उन्हें मैंने देखा और उन पर मैंने समीक्षाएं लिखी रेगुलरली। 90 से लेकर आगे मैंने नाटक देखा, नाटक पर समीक्षा लिखी और फिर नाटक खुद लिखा और उसे प्रस्तुत किया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ 2 विश्वविद्यालयों में नाट्य का पाठ्यक्रम आरंभ किया और अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में मैंने वहाँ नाटक पढ़ाया। मेरी पीएचडी शोध नाट्यशास्त्र पर है। नाट्यशास्त्र पर भारत देश में पहली पीएचडी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी। पोलैंड से भारत में राजदूत थे मारिया क्रिस्टोबेस्की, जिन्होंने 1963 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था प्रोफेसर ए.के. नारायण के अंदर में, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ संगीत और नाट्य की फैकल्टी तो थी, लेकिन शोध कार्य आरंभ नहीं हुआ था और नाटक कोई विभाग नहीं था, इसलिए उनको भारतीय कला इतिहास एवं पुरातत्व विभाग से पीएचडी करनी पड़ी। नाट्यशास्त्र पर दूसरा शोध खुद मैंने किया खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। ये दूसरा शोध है नाट्यशास्त्र पर। तो नाटक देखना, नाटक पर लिखना, लेख लिखना, नाटक के शहर के नाटक के कर्मियों के बीच में रहना, बड़ा होना, किशोर से युवा होना, फिर नाटक खुद लिखना, नाटक को प्रेजेंट करना, कार्यशाला करना और उसके बाद नाटक का पाठ्यक्रम तैयार करना, पहली बार बनारस में 2 विश्वविद्यालयों में, फिर नाट्य विभाग बना के उसको पढ़ाना और उस पर रिसर्च कराना। मेरे अंडर में 2 शोध छात्र नाट्यशास्त्र पर पीएचडी किया है उन्होंने। खुद ये जो आयोजन हो रहा है, सुमित श्रीवास्तव खुद शोध छात्र रहे हैं मेरे अंडर में, पटियाला से उन्होंने एम ड्रामा किया था। तो ये मेरा कुल मिला के, मुझे अगर कहा गया कि आप नाटक पर बोलिए, वो भी बनारस के रंगमंच के इतिहास पर, तो आखिर किस अधिकार या किस आधार पर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, उसका मैं एक संक्षेप में परिचय दिया, जो अभी के कुछ लोग जो ये बात नहीं जानते हैं, क्योंकि एक नई शताब्दी ऐसी आई है जिसमें पिछली शताब्दी में क्या हुआ था जानने की लोग ज़रूरत नहीं समझते, पूरे ज़माना ही बदल गया है। तो थोड़ा सा हम पीछे अतीत में जाते हैं, इसी तरह के कई अतीत से इतिहास बनता है। तो ये हुआ एक संक्षेप में मेरा परिचय। और इसके बाद सुमित का मैंने नाम लिया, जो इस आयोजन में संस्था के शायद मंत्री हैं। तो ये जो आयोजन हो रहा है, इसके लिए पूरी संस्था का मैं कृतकृत्य हूँ कि वो ये आयोजन कर रही है और मुझे इस लायक समझा कि मैं भी जो कुछ भी मेरा अनुभव है वो उसका मैं इस पर प्रकाश डाल सकूं आज की संध्या में। तो मैं वीना जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। सुमित का भी आभारी हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, मंत्री, संगठन मंत्री और जो लोग होते हैं, सभी जाहिर है कि वो मित्र ही हैं, तो उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो हम लोग ये बातचीत शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमसे पहले जो वरिष्ठ कर्मियों ने जो कुछ भी कहा है, बहुत वो उपादेय है और वो हम लोगों ने मन से सुना और काफ़ी कुछ सीखा। इसमें क्या और
उससे अलग जोड़ सकते हैं वो हम आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जो विषय का जो शीर्षक बनाया गया है कि काशी के रंगमंच का इतिहास, इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो काशी, जो हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन नगर है काशी। उसके बाद रोम है। एक तो काशी का कि अपने आप में ये महात्म्य है। दूसरा रंगमंच, उस पर बात करेंगे। और तीसरा एक और शब्द आया इतिहास, हाँ, तो जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री का हम लोग जो अनुवाद करते हैं हिंदी में उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पर हम लोग को समझना होगा। जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर एंटरटेन करने या मनोरंजन करने नहीं बैठा हूँ आप लोगों के लिए। मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि जो गंभीरता है इस विषय की और उसको तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करूँ, क्योंकि मनोरंजन हम लोग करना चाहते हैं और गंभीरता से हम लोग छूट जाते हैं। तो हम लोग ये पहले स्पष्ट कर दें कि इतिहास एक अलग चीज़ होती है और हिस्ट्री एक अलग चीज़ होती है। हिस्ट्री का के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं मिला तो इतिहास कहा गया, या इतिहास के लिए अंग्रेज़ी में कोई शब्द नहीं मिला तो एक लगभग इक्विवेलेंट टर्म लिया गया हिस्ट्री। इस तरह से हिस्ट्री और इतिहास को एक दूसरे का लगभग पर्याय माना गया। हिस्ट्री का मतलब होता है कि सारी घटनाओं को जो हमारे अतीत में हो चुकी हैं उनको क्रमबद्ध रूप से, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना। मतलब इस सन में ये हुआ, फिर इस सन में ये हुआ, फिर इस सन में ये हुआ, पहले इनका आक्रमण हुआ, फिर इसमें राजा ये बने। ये जो क्रमबद्ध रूप से क्रोनोलॉजिकल जिसको कहते हैं, क्रोनोलॉजिकली उसको रखना, ये हिस्ट्री है, ये इतिहास नहीं है। तो उसी जो पश्चिमी दृष्टि है ये, क्योंकि हिस्ट्री पश्चिम का ही शब्द है और ये हिस्टोरियाना शब्द से बना है, ग्रीक से, तो उसका मतलब ये होता है। और इसी में जब कोई हिस्ट्री में गलत ढंग से कोई चीज़ों को पेश किया जाता है जो हुआ नहीं था, तो इसको अंग्रेज़ी में एनाक्रोनिज्म बोलते हैं कि आप ये गलत हस्तक्षेप हो रहा है। भारत में ये दृष्टि नहीं रही है, क्योंकि पश्चिमी दृष्टि से भारत के इतिहास को कई युगों में देखा गया है। प्रस्तर युग, गुफा युग, गुफा का युग, हिम युग, ऐसे। तो इसको अंग्रेज़ी में या हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी के टर्म्स में कहते हैं लिथिक एज, मोनोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, लेकिन ये भारतीय दृष्टि नहीं है। भारतीय दृष्टि में हमारे यहाँ अलग अलग काल खुद हमारे भारतीय ऋषियों ने ही तय कर दिया था, जिसके अनुसार वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के बाद जो हुआ है वो है शिक्षा काल। जैसे हम लोग मनु की शिक्षा, याज्ञवल्क्य की शिक्षा, नारदीय शिक्षा, ये सब ग्रंथ पढ़ते हैं। उसके अनुसार शिक्षा काल, स्मृति काल, मनुस्मृति, है ना। तो ये एक एक काल ऐसे बांटा गया है हमारे यहाँ के इतिहास को देखने के लिए। और इतिहास की जो निरुक्तिगत परिभाषा की गई है वो है इति, ह और आस। इसका मतलब ये हुआ घटनाएं ऐसे घटी। ये लगभग हिस्ट्री से मिलता जुलता चीज़ है, इसलिए हम लोग उसके साथ ये शब्द रख के बोलते हैं। लेकिन हिस्ट्री का मतलब होता है घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से रखना, संयोजित करना, और इतिहास में ये देखना कि घटनाएं कैसे घटी। हाँ, तो उसमें जाहिर सी बात है कि काल का हस्तक्षेप होगा और कालांतर भी होगा। इसीलिए जब इस दृष्टि से हमारे यहाँ ग्रंथों को रखा गया तो मनु स्मृति काल, शिक्षा काल, है ना, इसके वजह से इतिहास काल भी बनाया गया। और हमारे देश में जो 2 महाकाव्य लिखे गए, जो विश्व के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उन्हें इतिहास काल के अंतर्गत रखा गया ताकि लोगों को पता चले कि ये किस काल में लिखा गया। ये विदेशी दृष्टि से पैलियोलिथिक एज और लिथिक एज या आदिम युग और प्रस्तर युग उसके अनुसार नहीं रखा गया। ये हमारे यहाँ कालखंड भारतीय विद्वानों ने रखा, जिसको हम लोग जानते हैं, समझते हैं। और ये वर्षों से हमारे यहाँ इस पढ़ाया जाता रहा है। पहले मैकाले के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके भी पहले। और अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें, भारतीय कला संस्कृति को जानने के लिए, नाटक को जानने के लिए, और कैसे हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में कैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, वास्तुशास्त्रीय स्ट्रक्चर, जिसको पुरातत्व बोलते हैं। तो पुरातात्विक महत्व के जो हमारे यहाँ स्कल्पचर्स बने, जिस स्ट्रक्चर्स बने हैं, चाहे वो मंदिरों के हों या गुफा से निकलते हुए मंदिरों के हों या भवनों के हों या मूर्ति शिल्पों के हों, तो उसके लिए हम लोग के पास 4-5 किताबें हैं जिसको पूरा विश्व पढ़ता है। उसमें पश्चिमी दृष्टि भी है, भारतीय दृष्टि भी है।
इस इतिहास को जानने के लिए, भारतीय इतिहास और उसके पुरातात्विक महत्व को जानने के लिए। वो किताबों के नाम, जो लेखकों के नाम मैं बता दे रहा हूँ एक बार, वो हैं आर.सी. मजुमदार, राखालदास बंदोपाध्याय, राधा कुमुद मुखर्जी, ए.एल. बैशम और जेम्स फर्गुसन। फर्गुसन का नाम आपने सुना होगा, पुणे में फर्गुसन कॉलेज भी है। ये ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके लिखे हुए ग्रंथ को या किताब को, इतिहास, कला आदि पर अभी तक अतिक्रमण नहीं किया जा सका है। इनसे बेहतर कोई किताब अभी तक सामने नहीं आई है, पढ़ा नहीं गया, बल्कि इन्हीं पर शोध होता है, इन्हीं को विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। जो स्कॉलर होते हैं, जो एकेडमिकली शोध नहीं करते, वो भी इन्हें ही पढ़ते हैं। हाँ, आर.सी. मजुमदार, राखालदास बंदोपाध्याय, राधा कुमुद मुखर्जी, ए.एल. बैशम और फिर जेम्स फर्गुसन। इन्हीं के आधार पर हमारे भारतीय विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है। जैसे कि मैंने बताया कि पहला शोध नाट्यशास्त्र पर मारिया क्रिस्टोब्रेस्की ने किया। वो पोलैंड से भारत में राजदूत थे। भारत में जितने भी राजदूत हुए उनका कोई ना कोई योगदान भारत को जरूर मिला है। जैसे कि ऑक्टेवियो पाज मैक्सिकन पोइट थे जो भारत में रहे और उन्होंने पूरी एक नज़रिया ही दी हम लोग के राय कृष्णदास जी को, आदि लोगों को। मैंने पिछली बार लोक और शास्त्र की चर्चा में उनका उल्लेख किया था। तो ये हुई इतिहास की बात, इतिहास शब्द की समझ की बात, कि हम लोग इतिहास को ऐसे देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे इस विषय पर। ये विषय के लिए जो संस्था ने तय किया है 1950 से लेकर 2020 तक, यानी कि 70 साल में काशी में रंगमंच का क्या विकास हुआ, उसका विकास क्रम क्या था, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, उसका क्रम विकास कैसे हुआ। और मुझे कहा गया है 1970 से 1980 पर बोलने के लिए, और मैं उसी पर केंद्रित करूँगा। जैसे हम लोगों ने इतिहास शब्द की समझ ली अपने गुरुजनों से, वैसे ही हम लोग को ये जानना चाहिए किसी शहर में कोई भी एक्टिविटी, गतिविधि, कुछ भी, वो बिल्कुल इकहरे ढंग से या एकांगी ढंग से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कुछ और हो रहा है, देश में कुछ और हो रहा है और आपके शहर में कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो हम लोग किसी से अलग नहीं होते हैं, और जो कुछ भी वैश्विक स्तर पर होता है, जो कुछ भी हमारे आसपास घटता है, उसी के अनुसार हम भी उसी के अनुसार बदलते जाते हैं। इसे देखा जाता है किस काल में ये ग्रंथ लिखा गया, किस काल में ऐसा हुआ, ये नाटक ऐसा ही क्यों हुआ, दूसरे नाटक क्यों नहीं खेलेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि जब मुग़ल काल में भी, उसके बाद भी भारत में सबसे पहला जो रेनेसा हुआ था, हमारे यहाँ नवजागरण और पुनर्जागरण हुआ था, वो बंगाल में हुआ था। और पूरे भारतवर्ष में उसमें वही केंद्र में था, उसको रेजिडेंसी कहा जाता था। और भारत देश की राजधानी कलकत्ता थी। जो कुछ भी कलकत्ता यानी केंद्र में होता था, पूरे देश की परिधि में उसी का प्रभाव जाता था। तो ये करीब 19वीं शताब्दी की बात है, जब थिएटर हमारे यहाँ अच्छे से शुरू हुआ, लोगों ने देखना खूब अच्छे से शुरू किया। 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक नवजागरण और पुनर्जागरण की बात चैतन्य महाप्रभु से लेकर राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर तक हो चुकी थी। तो पहला पीछे कितना जा सकते हैं, उसमें जो तथ्यात्मक चीज़ें मिलती हैं वो है कि सबसे पहले लेविटप नाम के एक रूसी, जैसे वेन्सांग थे, वो घूम रहे थे, उन्होंने 2 प्ले किया था कलकत्ता में। और फिर 1800 से लेकर 1899 वाला जो शताब्दी है, 19वीं शताब्दी हमारे यहाँ आरंभ हुआ। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम बनारस को देखने जा रहे हैं और क्यों हम बंगाल में गए हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि मैं जो ये बता रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ, उसका आधार क्या है। एक तो आधार ये है कि मैंने जो नाटक देखे थे, जो मैंने अभी बताए 60, 70, 80 के दशक में, उसकी स्मृति, क्योंकि मैं किशोर से युवा हुआ था, तो उसका कुछ स्मरण। तो उस वक्त मेरी समझ क्या थी, जाहिर सी बात है बहुत नासमझ रहा हूँ, तो उसकी कुछ स्मृति मेरे पास होगी। दूसरा, बड़े होकर उसी के प्रभाव में जो मैं इंस्पायर हुआ बनारस के थिएटर से, उसका मैंने अध्ययन किया, उस पर फिर मैंने शोध किया। और उसके बाद चूँकि मैं अखबार में काम करता था, तो काशी के रंगमंच के इतिहास पर चूँकि मेरा शोध भी है, जिससे जो मैंने कहा कि नाट्यशास्त्र पर दूसरी PhD हमारी है, उसमें थिएटर का भी इतिहास है, बनारस का भी इतिहास है, और बनारस में रंगमंच का भी इतिहास है। और फिर मैंने राष्ट्रीय सहारा अखबार में जब मैं काम कर रहा था, 2 महीने तक लगातार क्रमबद्ध रूप से
एक एक नाटक, एक एक सन, एक एक घटनाओं को उल्लेख करते हुए 2 महीने तक इसी श्रृंखला लिखी थी। हाँ, तो इन सब आधार पर, यानी अपना स्मरण, स्मृति, जो मैंने अध्ययन किया और जो मैं तथ्य मिले, क्योंकि अखबारों में हमें सिखाया गया था, तब अखबारी स्कूल हुआ करते थे, जैसे पहले रंगकर्मी स्कूल हुआ करते थे। कल और परसों जो मैंने 2 रंगकर्मियों को सुना, वो स्कूल हैं। तो हम इस रंगकर्मी स्कूल होते हैं, अखबार का दफ्तर स्कूल होता था, अलग से इसकी पढ़ाई नहीं होती थी। इसको स्कूल, ड्रामा स्कूल की इसलिए ज़रूरत नहीं थी हमारे यहाँ पहले। तो वो जो मैंने शोध किया और अध्ययन किया, पढ़ा जाना 50s में क्या हुआ, 60s में क्या हुआ, तो अखबारों में, स्कूल में ये सिखाया जाता था कि हम सिर्फ तथ्यों से मतलब रखेंगे। तथ्य का मतलब फैक्ट। अगर वो तथ्य के आधार पर नहीं है, तथ्य का सोर्स क्या है, अगर वो तथ्य आधारित नहीं है तब उसको नहीं मानेंगे, भले ही उसको वो कहीं से भी कोई बोल रहा हो। अगर वो फैक्ट है, उसका रेफरेंस मिलता है किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी वरिष्ठ रंगकर्मी के द्वारा कहा हुआ, तो वो सोर्स है। क्योंकि हमारे वाचिक परंपरा भी रही है ना, वैदिका से वाचिक परंपरा ही रही है, शब्द को ही हमारे प्रमाण भी माना गया दर्शन में। तो सोर्स क्या है, और सिर्फ तथ्यों को लेकर हम लोग चलेंगे। ये आधार है मेरे आज के इस व्याख्यान का, कि हम कहाँ से देख रहे हैं, हम ही क्यों बोल रहे हैं, हमारी अपनी समझ और पढ़ाई लिखाई किया है थिएटर को लेकर, मैंने कितना थिएटर देखा और किया है, और मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, ये क्लियर हो गया। तो मैं जब बता रहा था कि 1800 से 1899 वाला पीरियड भारतवर्ष में बंगाल रेजिडेंसी कहा जाता था उस समय, कलकत्ता हमारे देश की राजधानी थी। तो उस समय 1850 से लेकर 1910 तक का जो पीरियड था, उसमें खूब नाटक हुए बांग्ला में, खूब, और पूरे बंगालीज लोग खूब नाटक देखते थे। ये वही दौर था 1850 से 1880 वाला बंगाल में, जब बनारस में भी समानांतर रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र सक्रिय थे। तो वहाँ पर जो थिएटर कर रहे थे वो गिरीश चंद्र घोष थे। उनका जन्म शायद 1942 के आसपास हुआ था या 44 में, 1910 या 12 में उनका देहांत हुआ। तो 1850 से लेकर 1880 वाला जो पीक आवर था बंगाल में थिएटर का, वो गिरीश घोष का थिएटर था। मुस्तकीम आदि तमाम बड़े लोग उनके साथ जुड़े थे, और एक के बाद वो नाटक करते जा रहे थे। इवन उन्होंने मैकबेथ भी किया था। वो शुद्ध भारतीय दृष्टि थी, रंगकर्म को करने की शुद्ध भारतीय दृष्टि, भारतीय रंगकर्म, विशुद्ध भारतीय, सिर्फ हमारा अपना। उसमें ड्रामा स्कूल वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं, भारत से आया था, विदेश से आया था। हमारे देश में कोई ड्रामा स्कूल नहीं था, ज़रूरत नहीं थी, रंगकर्मी स्कूल होता था। इसलिए उस समय के जितने भी रंगकर्मी हैं वो स्कूल हैं। तो मैं बता रहा हूँ कैसे गिरीश घोष का नाटक बंगाल में हो रहा था, उसी के प्रभाव में बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र सक्रिय थे नाटक को लेकर। संस्कृत नाटक की अपनी एक परंपरा आ रही थी, और उसको हमें मिलता है कि वो अंतिम रूप से हमें मिलता है कि वो 1858 से लेके 1900 तक एक संस्कृत नाटकों के लिखने की परंपरा बनारस में हुई है। तो अंबिका दत्त व्यास का नाम हम लोग को जानना चाहिए। उनका जन्म भारतेंदु से ठीक 8 साल बाद हुआ था, यानी कि 1858 में, और उन्होंने 1880 के आसपास उन्होंने एक बहुत अच्छा नाटक लिखा था, सामवतम को पढ़ करके डॉक्टर भगवान दास ने कहा था कि ये कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम से किसी मायने में कम नहीं है। संस्कृत में ये हमारे शहर में लिखा हुआ अंतिम नाटक है। अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं, कई नाटक लिखे हैं, और जो हमारे यहाँ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद जो कालिदास, भास, शूद्रक आदि से संस्कृत नाटक लिखे जाने की परंपरा है, उसकी वो अंतिम व्यक्ति थे। उसके बाद संस्कृत में लिखा हुआ नाटक नहीं मिलता है आधिकारिक रूप से, प्रामाणिक रूप से और राष्ट्रीय स्तर का। अंबिका दत्त व्यास, उन्होंने कई नाटक लिखे। सामवतम का मैंने उल्लेख किया, जिसमें कि जिसको कि उस स्तर पर रखा गया, भगवान दास जी को मैंने कोट किया। ये वो पीरियड था जब हमारे यहाँ संस्कृत नाटक लिखा जा रहा था, आखिरी दौर में था, ब्रिटिश पीरियड था। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत काम कर रहे थे, नाटक लिख रहे थे, नाटकों का मंचन कर रहे थे, पत्रिकाएं निकाल रहे थे। उसी समय कलकत्ता में गिरीश घोष का एक दौर था। तो गिरीश घोष का जब दौर था, और ये करीब 1910 तक चला, तब तक 20वीं शताब्दी में हम लोग आ गए। हाँ, 20वीं शताब्दी में ये 1950 से जो ये रंगमंच के इतिहास वाला हम लोग का ये चल रहा है व्याख्यान माला, हम लोग वहाँ तक आ रहे हैं। तो जब शिशिर कुमार भादुड़ी एक और नाम आता है गिरीश चंद्र घोष के बाद। गिरीश घोष का थिएटर
ने पूरे बंगाल में एक जागरण लाया थिएटर का, और उसी का समानांतर महाराष्ट्र में भी थिएटर करने की परंपरा शुरू हुई। उसका हमें ज़्यादातर विवरण मिलता है 1920 से 1940 तक। उस समय खूब ज़्यादा मराठी नाटक होते थे और पॉपुलर हुए। गिरीश घोष के बाद ये जो मराठी नाटक शुरू हुआ हमारे देश में, यानी बंगाल में, शिशिर कुमार भादुड़ी हैं। वो भारत के पहले ऐसे रंगकर्मी जिन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है। और उन्होंने क्या किया, गिरीश घोष के नाटक का विकास कैसे हुआ बंगाल में, उन्होंने नाटक कला को आधुनिक कर दिया। यानी जो नाटक देखने की परंपरा थी, राम सीता को लेकर नाटक हो रहा है, जानकी मंगल नाटक हो रहा है, ऐसे ऐसे नाटक हो रहे हैं, उन्होंने उसको मॉडर्न किया। किसी ड्रामा स्कूल में बिना गए, वो संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया और करीब 63, 64, 50 उस पूरे पीरियड में उन्होंने ड्रामा को, भारत के ड्रामा को मॉडर्न किया। न तो वो किसी स्कूल में गए, न तो उनको एक स्कूल खोलने की ज़रूरत हुई, वो अपनी प्रतिभा से किया उन्होंने। और वो अगर एक दिन में एक नाटक को अगर 1 महीना कर रहे हैं तो कलकत्ता के दर्शक 30 दिन जाते थे उनका नाटक देखने। और क्योंकि वो हर बार ये उम्मीद करते थे कि शिशिर भादुड़ी जरूर कुछ नया करेंगे, और हर बार उस एक ही कैरेक्टर को 30 तरीके से करते थे 30 दिन। ये बंगाल का थिएटर पूरे भारत का थिएटर बना, और उसका प्रभाव हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने हरिश्चंद्र भारतेंदु की बात की, वो भी यहाँ पर नाटक लिखे जा रहे थे। हिंदी में नाटक शुरू हो गया था। तो संस्कृत नाटक अपने निकष तक पहुँच रहा था, मतलब अंतिम परिणति की तक। अंबिका दत्त व्यास की मैंने बात की, और भारतेंदु और उनके पिता से ये शुरू हो रहा था हिंदी नाटक। देवनागरी लिपि की खोज हो गई थी। तो शिशिर भादुड़ी जब इसको मॉडर्न किया, आधुनिक किया, वहाँ पर एक युवक इसे देखता था और प्रभावित होता था। वो लगातार अपने किशोरावस्था और युवावस्था में शिशिर कुमार भादुड़ी से प्रभावित होकर सोचता था कि क्यों न मैं भी नाटक करूं और ऐसा ही करूं। वो बनारस आए और उन्होंने नाटक करने का मन बनाया, एक संस्था बनाई। उस व्यक्ति का नाम था प्रभात कुमार घोष, और उन्होंने नाटक की संस्था बनाई श्री नाट्यम। ये 1950 की बात है। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं अखबारों में सारी नाट्य संस्थाओं के बारे में सारे रंगकर्मियों से मिलता हुआ ये लिख रहा था इतिहास, तो उसमें मैं उनके पास भी आता था। तो उन्होंने उनके जितने सोविनियर्स थे, पहले संस्थाओं के अपने सोविनियर्स निकलते थे नाटक के दौरान, ललित चक्र का और अभिजान का, श्री नाट्यम का सबसे पहला सोविनियर अगर हम लोग मिलता है, तो उन्होंने अपने सारे लेख और सारे सोविनियर्स मुझे दिए ताकि उसके आधार पर मैं लिखूं। और फिर उन्होंने बताया भी, मैंने इंटरव्यू भी लिया, उनके साथ फ़ोटोग्राफ भी है, क्योंकि जाहिर है उस ज़माने में तो इतना मोबाइल वगैरह था नहीं, लेकिन फ़ोटोग्राफ है। और फिर वो उनका देहांत हुआ। तो प्रभात घोष वो रंगकर्मी है जो पहली बार आज़ाद भारत में सक्रिय हुए। आज़ाद भारत को हम लोग नया भारत भी कह सकते हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो पूरे देश में एक आकुलता आई, क्योंकि इतने सालों से हम लोग गुलाम थे। 600 साल मुग़ल पीरियड, फिर 250 साल ब्रिटिश पीरियड। तो पूरे देश में जितना लोगों ने मेहनत किया था देश को आज़ाद करने के लिए, सारा देश चाहता था अब कुछ नया देश बने। हाँ, नया समाज, नई कहानी, नई कविता, नया थिएटर, नया सिनेमा, और ऐसा हुआ। ठीक है, उसमें शिशिर कुमार भादुड़ी की एक प्रमुख भूमिका है। भारत में नया ड्रामा, नई थिएटर आर्ट, नया थिएटर करने के लिए उन्हें संस्था भी बनाई थी। फिर उन्हीं से प्रभावित होकर प्रभात घोष ने, भदैनी पे रहते थे, बनारस में श्री नाट्यम संस्था बनाई। जितने भी उनके बाद रंगकर्मी हुए, उनकी उम्र में उनसे कम उम्र वाले सभी लोग उनसे जुड़े। दीपक सिनेमा हॉल जहाँ है, शाहपुरी मॉल जहाँ हो गया है, वहाँ पर वो करते थे। ये वही दौर था जब हमारे यहाँ संस्कृत नाटक लगभग ख़त्म हो चुका था, मतलब संस्कृत नाटक का लेखन, और पारसी थिएटर भी लगभग ख़त्म हो गया था। उसमें संगीत की बहुत सारी संस्थाएं बन गई थी। रिम्पा, संगीत परिषद, ललित, संकट मोचन संगीत समारोह, टाउन हॉल में और संकट मोचन में होता था। फिर बाद में जब नागरी नाटक मंडली बना तो वहाँ भी संगीत कार्यक्रम होने लगे, संगीत की सभाएँ और समारोह और प्रतियोगिताएँ। बाद में रंगकर में भी ऐसा हुआ। प्रभात घोष के साथ सभी लोग जुड़े, जो भी रंग कर्म करते थे, बांग्ला में, गुजराती में, मराठी में, सभी लोग हिंदी थिएटर प्रभात दा के साथ करने लगे। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ऐसा भी हुआ कि किसी कारण से वो अलग भी होते गए और अपनी अपनी अलग अलग संस्थाएं बना ली। जैसे अवध बिहारी लाल सोना बाबू थे, उन्होंने अपनी संस्था अनामिका बना ली, किसी ने नाट्य परिषद बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, तो और विकास हुआ, विस्तार हुआ। ये बहुत अच्छी घटना घटी कि श्री नाट्यम तक ही सीमित नहीं रहा, एक संस्था की जगह पर कई संस्थाएं हमारे देश में हो गई 1950 के बाद, 60-70। ठीक है,
तो 50 से लेकर के हम लोग 70-75 तक आ रहे हैं। ये पृष्ठभूमि हमें जानना चाहिए। भारत, फिर बंगाल, गिरीश घोष, शिशिर भादुड़ी, प्रभात घोष, और प्रभात घोष के आगे, और फिर हम लोग 70 पे आ जाएंगे। कितना आसान है ये। इस तरह से ऐसे घटनाएं घटी, ये हुआ इतिहास। ठीक है, किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, ये हिस्ट्री है, और हम लोग इतिहास पर बात कर रहे हैं। तो प्रभात घोष ने फिर क्या किया कि जब कई संस्थाएं बन गई तो उन्होंने फिर अपनी संस्था का एक नया नाम रखा, एक नई संस्था बनाई, श्रीरंगम। तो श्रीरंगम 1990 तक चला। तो 1950 से 1990 को हम लोग ये कह सकते हैं कि श्री नाट्यम से श्रीरंगम का काल, जिसमें बहुत बहुत अच्छे नाटक हुए, बांग्ला में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, अंग्रेज़ी में। और ये काल जो था, इसका जो बेस्ट पीरियड था वो था 70 से 80। 70 से 80 को हम लोग बनारस के रंगकर्म का न्यूक्लियस या नाभिक कह सकते हैं, जिसमें इतनी ऊर्जा भर गई, सब कुछ, सारी अच्छी चीज़ें वहीं से शुरू हुई। अच्छी चीज़ें मतलब सारी ऊर्जा, बेस्ट चीज़ें 70 के दशक में हुई, जैसे कि सिनेमा में भी हुआ, साहित्य में भी हुआ। सबसे अच्छी रचनाएं उसी वक्त लिखी गई। 60-50 में तैयारी हो रही थी, लेकिन 70 से 80 के वाले का जो समय है वो बिल्कुल अपने उत्कर्ष में कह सकते हैं आज का, जिसका कि रिवर्बरेशंस हम लोग 80 से 90 में देखेंगे, 90 से 2000 तक देखेंगे, आगे होता चला गया। लेकिन जो क्रीम चीज़ हुई, बंगाल में बेहतरीन नाटक हुए, और ललित चक्र था, बौद्ध हरिहर समिति थी, आदि आदि, तो आप सुन चुके हैं इसको। गुजराती में भी हुआ, बेस्ट हुआ, मराठी में बेस्ट हुआ। फिर हम लोग 1970 पे सीधे आ गए। हाँ, माने श्री नाट्यम से श्रीरंगम ने का जो काल है, जो काशी में हिंदी रंगमंच का जो एक कालखंड है, वहाँ हम लोग सीधे 70 पर आए। अब हम लोग देखेंगे कि 70 में जब मैं युवा हुआ तो 70 से 80 के बीच में ऐसी कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई जिसका तथ्य मिलता है, जिसको दस्तावेज़ कहते हैं, जिसके आधार पर फिर आगे अध्ययन और शोध हम लोगों ने किया और हमारे बाद की पीढ़ी भी कर सकती है। तो उसमें देखेंगे कि हम लोग बनारस के बाहर के रंगकर्मी आए, क्योंकि जब बंगाल में बांग्ला थिएटर हो रहा था, उसमें भी मुझे सुतपा चैटर्जी जी की याद आ रही है। बनारस में गोदलिया पर, जहाँ पर आज आप दूध सट्टी देखते हैं, उसके ठीक सामने यूरेका प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था। उसके छत पर नाटक होते थे। मेरे सीनियर से मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूरेका प्रेस के ऊपर नाटक होता था। वहाँ पर काबुली वाला हुआ था। काबुली वाला रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो नाटक है, आप जानते हैं, उसमें एक छोटी बच्ची की भूमिका, मिनी का, वो सुतपा चैटर्जी ने किया था, जो बड़े होकर बाद में सेंट एंड्रू गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल। तो ये श्रीनाट्यम से श्रीरंगम का काल, हिंदी थिएटर का, उसमें एक उल्लेख अचानक से मुझे याद आ गया, ये भी हुआ था। तो जब बांग्ला थिएटर अपने उत्कर्ष पर था, तो उसमें अजितेश बंदोपाध्याय, जो बंगाल के बहुत बड़े रंगकर्मी रहे, वो भी हमारे आए, और सबके तथ्य उपलब्ध हैं। जैसे कल भी हम लोग सुन रहे थे, ललित चक्र के सोविनियर से या अभिजान के सोविनियर से सुधीर चक्रवर्ती ने जो लिखा था। तो बाद में हमने सुधीर चक्रवर्ती और अनिमेश भट्टाचार्य का राशि सारा में इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जल्दीबाजी में लिख गए, उसमें कई चीज़ें अशुद्ध हैं, उसको आप शुद्ध कर लीजिए इस इंटरव्यू में, जो बाद में शुद्ध कर दिया गया बाद में। तो इस पूरे कालखंड में जो 70 से 80 वाला दशक, ये जो 10 साल है, उसमें बनारस के बाहर से भी बहुत रंगकर्मी आए बनारस में। उनसे उन्होंने एनरिच किया, उन्होंने हमारे बनारस के थिएटर को रिच किया, समृद्ध किया। और भारत के बाहर से भी रंगकर्मी आए जिन्होंने एनरिच किया। उसको हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि बनारस में जब थिएटर हो रहा था, क्योंकि संस्कृत नाटक लिखे जाने की परंपरा खत्म हो चुकी थी, भारतेंदु युग समाप्त हो गया था। हमारे यहाँ जो साहित्य में पढ़ाया जाता है कि छायावाद आदि आदि, तो भारतेंदु युग भी उसको हम लोग कह सकते हैं। तो हिंदी नाटक की शुरुआत भारतेंदु युग में हो चुकी थी। अब हम लोग बिल्कुल नए भारत की बात कर रहे हैं, आज़ाद देश की। भारतेंदु युग में बहुत दो बातें सिर्फ हम लोग को जानी चाहिए। पहली बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमें बता रहे हैं कि हिंदी का पहला नाटक उनके पिताजी द्वारा लिखा हुआ है, नहुष, और वही पहला मंचित नाटक है, सीधे सीधे उन्हीं के शब्दों में। भारतेंदु हरिश्चंद्र उस वक्त 2 पत्रिकाएं भी निकालते थे, जिसका नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। नागरी प्रचारिणी सभा उस समय अपने उत्कर्ष पर सभा थी। रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास और हरिश्चंद्र, सारे लोग अध्यक्ष भी होते रहे। आपको इन दोनों पत्रिकाओं के अंक नागरी प्रचारिणी सभा में मिल जाएंगे, विशेषज्ञ। इन दोनों पत्रिकाओं में वो क्या करते थे, आखिर कुछ लिखते होंगे ना हरिश्चंद्र मैगजीन में, कवि वचन सुधा में। तो वो क्या करते थे कि बनारस में जो कुछ भी साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी, संगीत यानी गायन वादन, नृत्य, नाटक और साहित्य, वो सब कुछ की एक तरह से रिपोर्ट वो लिखते थे।
बहुत अच्छा दस्तावेज़ है। उसमें उन्होंने सब लिखा है। उसमें ये भी लिखा है कि बनारस में एक थिएटर हॉल नहीं है। थिएटर हॉल है, अगर कहीं होगा भी तो वो अंग्रेज़ों का है और हम लोग वहाँ नाटक नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हिंदी भाषा भी एक आंदोलन की भाषा थी, और बनारस में 20वीं शताब्दी के आरंभ में सिर्फ 2 ही कार हुआ करते थे, एक राय कृष्णदास जी के पास, एक सत्येंद्र गुप्त जी के पास। वो दोनों लोग हिंदी भाषा से जुड़े थे, इसलिए वो अपना नंबर प्लेट हिंदी में लिखवाते थे, और ब्रिटिश पुलिस जब उसको पकड़ती थी और 1 रुपया फ़ाइन लेती थी और उसको अंग्रेज़ी करती थी, वो लोग लौट के उसको फिर हिंदी कर देते थे। ये तथ्य है। तो वहाँ पर ये किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेज़ों का किसी क्लब में, किसी हॉल में हिंदी का नाटक हो। हाँ, तो भारतेंदु लिख रहे हैं कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन में कि हम लोग को नाटक करने के लिए कहाँ करना पड़ रहा है, घाटों पर और बजड़े पर। वो नहुष का मंचन कहाँ करें, बजड़े पर कर रहे हैं, और वो अपना दुख बता रहे हैं कि हम लोग के पास कोई जगह नहीं है, हम लोग कैसे खुले में कर रहे हैं। हाँ, कहीं पर भी ये जिक्र नहीं करते। वो बार बार कहते हैं कि ये संस्कृत में नाटक हो रहा है, बंगाल में नाटक हो रहा है, हिंदी में ये 40 नाटककारों की सूची है, ये है, लेकिन वो कहीं भी मंचन का भी बता रहे हैं कहाँ मंचन हो रहा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं कर रहे हैं कि मैंने खुद अभिनय किया है, मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कहीं रंगकर्म कर रहा हूँ, अभिनय कर रहा हूँ किसी नाटक में, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। बाद में हमारे यहाँ उस समय भारतेंदु के समय में जो नाटक लिखे गए उसमें से एक नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का, जो 1868 में लिखा गया था, 1968 और 1974 में फिर खेला गया। ये बहुत खुशी की बात है। तो ये एक तथ्य है भारतेंदु युग का, जो हमने 2 चीज़ लिया कि उनके पास हॉल नहीं था करने के लिए, उन्होंने कभी भी एक्टिंग नहीं किया। अब हम फिर से आ जाते हैं श्री नाट्यम से श्रीरंगम युग में, उस काल में, और हम लोग 70 पे आते हैं। 70 में क्या हुआ, मैं छोटा था, किशोर से युवा हो रहा था, तो उस समय हम लोग नाटक देखते थे सब जगह, जहाँ पे कहीं पर कभी संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक हॉल था, बहुत ऊंची उसकी छत थी, अभी भी है, उसमें बांग्ला नाटक हो रहा है, टाका रंग कालो, मैं छोटा था देखने गया था, हिंदी में उसको बोलेंगे पैसे का रंग काला, वो देखने गए थे, मुझे उसका पूरा एक एक दृश्य याद है। फिर लहरतारा में होता था, रात भर नाटक होता था, फिर पारसी थिएटर तो होता ही था रात भर, आदि आदि। तो उस दौर में जब भी कहीं नाटक होता था तो हम मैं ही नहीं, सारे रंगकर्मी उसको देखने पहुंचते थे। उस समय हुआ कि एक संस्कृत नाटक आया हुआ है, तो तब हम लोग के पास संस्कृत नाटक की समझ भी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि संस्कृत नाटक ही हम लोग का नाटक है और काफ़ी समय से होता चला आ रहा है। तो उसका फिर बाद में अध्ययन और इतिहास कैसे हम देखने जा रहे हैं, उसके लिए मैं ये संदर्भ ले रहा हूँ 1970 का। 70 में हमारे यहाँ एक संस्कृत नाटक आया था, उसको दिल्ली से नहीं, कलकत्ता से नहीं, भोपाल से, मुंबई से या कहीं और से नहीं, गुजरात या महाराष्ट्र से, बंगाल से भी नहीं, वो नाट्य दल आया था कश्मीर से, और वो रंगकर्मी भी थे, और रंगकर्म से पहले वो शैव साधक थे। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में शैव दर्शन बहुत ही एक प्रमुख दर्शन है, उससे कई अलग अलग ब्रांचेस हैं जो दर्शन में पढ़ाया जाता है। उसमें जो लेटेस्ट है, मॉडर्न है, वो है काश्मीर शैव दर्शन। ये 8वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था और ये 20वीं शताब्दी का अभी भी आ रहा है। इसमें पूरे विश्व भर में काश्मीर शैव दर्शन की तरफ लोगों का बहुत झुकाव है, और उसमें एक बहुत प्रमुख नाम आता है आचार्य अभिनवगुप्त पाद का। अभिनवगुप्त वो व्यक्ति जिन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की वृत्ति लिखी है, भाष्य या टीका नहीं। हम लोग अंग्रेज़ी में एक ही शब्द है कमेंट्री, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में अलग अलग शैलियों के कारण अलग अलग नाम निर्धारित कर दिए कि इसको वृत्ति कहेंगे, इसको भाष्य कहेंगे, इसको टीका कहेंगे, इसको समीक्षा कहेंगे। उन्होंने कुल 8 रूप दिए हैं काव्य मीमांसा में। तो अभिनवगुप्त को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र की कमेंट्री सिर्फ उन्हीं की पाई गई और किसी की नहीं पाई गई। अभिनवगुप्त को वहाँ पर महामहेश्वर के नाम से पूछते हैं, और जो भी कश्मीरी पंडित हैं सुबह उठ के पहले एक श्लोक है, उसको वो अभिनवगुप्त के लिए है, उस श्लोक को पहले वो पढ़ते हैं और महामहेश्वर अभिनवगुप्त को याद करते हैं, तब अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। ये भी वहाँ पर 1000 साल पुरानी परंपरा है जो आज भी निर्वाह कर रही है। ये मैंने संक्षेप में बताया कि काश्मीर शैव दर्शन क्या है। कश्मीर हमारा है और कश्मीर का शैव दर्शन हमारा है। वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से वसुगुप्त से लेकर अभिनवगुप्त होते हुए लक्ष्मण जूस तक की, जो कि जिनका निधन 1998 के बाद के आसपास हुआ, एक लंबी परंपरा रही है शैव दर्शन की। उसमें वहाँ से एक नाट्य दल काशी आया 1970 में, ठीक है। काशी आया तो थिएटर कहाँ पर करें, है ना।
नागरी नाटक मंडली का जो अभी स्वरूप है मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह तब नहीं था, बाद में बना। तो थिएटर करने के लिए हालांकि तब तक बन चुका था, जब वो लोग यहाँ आए तो उनके पास अपनी एक परंपरा थी काशी आने की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संदर्भ आया तो मैं बता दूं, एक संगीत नाट्य संकाय जैसी एक योजना बनाई गई थी और पहले संगीत से ही शुरुआत की गई। उससे पहले दृश्य कला संकाय था। 1950 में संगीत विभाग बना पंडित ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा। श्री कला संगीत विद्यालय उसका नाम रखा गया। रुइया छात्रावास में कमरे में वो अपना टेबल चेयर लगा के संगीत के विद्यार्थियों के शुरुआतियों की वी केसकर हमारे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, जो कि शास्त्रीय संगीत के थे। वो चाहते थे स्कूल कॉलेज में भी शास्त्रीय संगीत पढ़ाई जाए और तब से हमारे यहाँ विद्यालयों में संगीत आया। फिर कैसे नाट्य जुड़ रहा है मैं बता रहा हूँ। तो श्री कला संगीत विद्यालय छात्रावास से शुरू हुआ, फिर वो दृश्य कला संकाय में जुड़ गया, फिर कॉलेज ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स आदि जोड़ा गया। फिर ये अलग हुआ संगीत शास्त्र विभाग, फिर संकाय बना कई विभाग बनने से। तब उसका नाम लिखा गया संगीत एवं नाट्य कला संकाय। ये बात है 1956 की। उसमें एक शोध प्रभाग भी बना था जिसको देखते थे एलन डैनियर्ड, वो शोध प्रभाग देखते थे उसको। फिर वहाँ पर 1957 में प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा की नियुक्ति हुई और फिर शोध हमारे यहाँ शोध शुरू हुआ। चूँकि उससे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध नहीं होता था, इसलिए मारिया क्रिस्टफ बिस्की को नाट्यशास्त्र पर शोध भारतीय इतिहास कला पुरातत्व विभाग से करना पड़ा था, प्रोफेसर ए के नारायण के अंडर में गाइडलाइन में। अब जब एलन डेनियोली के बाद ये संगीत एवं नाट्य कला संकाय बना तो उसमें प्रेमलता शर्मा जी की नियुक्ति हुई और इसके बाद 1966 में संगीत एवं नाट्य कला संकाय से अलग एक संगीत शास्त्र विभाग बना जिसका नाम रखा गया संगीत शास्त्र एवं नाट्य विभाग। ठीक है, हम लोग ओंकारनाथ ठाकुर से सीधे सीधे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जल्दी में समझ ले रहे हैं। संगीत एवं नाट्य कला संकाय और संगीत शास्त्र एवं नाट्य विभाग ये जब दोनों बना 1966 में, तब से लेकर आज तक नाटक की पढ़ाई नहीं शुरू हुई। प्रेमलता शर्मा जी ने नाटक का कोर्स बनाया था, जैसे कि मैंने बाद में बताया कि मैंने 2 विश्वविद्यालय के बनाया, वो चालू हुआ, विद्यार्थी निकले, शोध कर रहे हैं। तो फिर अभी 1990 के बाद उसका नाम बदल दिया गया संगीत एवं मंच कला संकाय। जब संगीत में गायन वादन नृत्य आई गया तो एवं मंच कला संकाय का क्या मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि आप वहाँ पर संगीत में गायन वादन नृत्य पढ़ा ही रहे हैं। इस संगीत कला संकाय लिखने से ही हो जाएगा। लेकिन चूँकि नाट्य को हटाया गया क्योंकि नाटक पढ़ाई नहीं होती थी, संगीत एवं मंच कला संकाय बना और संगीत शास्त्र विभाग जो कि 1966 में बना था उसका नाम हो गया संगीत शास्त्र विभाग, नाट्य हटा दिया। तो जो कश्मीर की रंग मंडली आई थी और वो शैव उपासक थे, शैव साधक थे, वो कैसे काशी आई? उनके पास अपनी परंपरा थी, उनको परंपरा से आते रहे हैं, जो 1970 में आए थे। वो किनके सहयोग से आई? काशी में एक संघ हुआ करता था रंगकर्मियों का, उसका नाम था काशी नटी संघ। काशी नटी संघ पूरे देश भर में थिएटर करते थे, उसमें पुरुष भी होते थे और महिलाएं भी। और काशी नटी संघ के लोग कश्मीर जाते थे और उनके परिचय पर कश्मीर से रंगकर्मियों का दल यहाँ आया था। वो क्यों यहाँ आया था? इसलिए आया था क्योंकि उन लोगों ने अपनी परंपरा में सुन रखा है 1000 साल से कि नाट्यशास्त्र की वृत्ति लिखने से पहले आचार्य अभिनव गुप्तपाद काशी आए थे और उस जगह को प्रणाम किया था जहाँ पर नाट्यशास्त्र की रचना की गई, नाट्य वेद की रचना की गई थी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, यानी भगवान बुद्ध के ठीक बाद और मौर्य वंश से ठीक पहले। ठीक है, अब वो उस जगह पर आकर के फिर से नाटक करना चाहते थे, जिसको कि हमारे पृथ्वी का पहला नाटक कहा है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में। ये इस पृथ्वी का पहला नाटक है। जैसे जिस भी दृष्टि से उन्होंने ये बात कही हो, तो उस नाटक का नाम है देवासुर संग्राम, देव और असुर संग्राम। उस समय चूँकि नाटक, हम लोग आज जिस सब कुछ चीज़ों को नाटक कहते हैं वो नाटक नहीं कहा जाता था, उसको रूपक कहा जाता था। रूपक के भी 10 तरह होते थे, इसमें एक नाटक होता था। तो उसमें आप कोई भी अगर नाटक लिख रहे हैं आज की भाषा में, तो आपको उस रूपक को लिख के बताना पड़ता था कि ये जो आपने नाम लिखा है ये क्या है, शैली के अनुसार ये नाटक है, हाँ, या क्या है, समवकार है या विधि है या अंक है, क्या है, यहाँ मृग है, आप क्या लिख रहे हैं, उसे नाटककार क्या लिख रहा है बताना पड़ता था। तो कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, वो नाटक है, वो समवकार नहीं है। हाँ, वैसे ही नाटक का एक प्रकार जो समवकार मैं बार बार बोल रहा हूँ,
वो पहला जो हुआ था पृथ्वी का पहला नाटक, उसका नाम है देवासुर संग्राम। ये पहली बार हुआ था। फिर त्रिपुरदा भी होता, वो भी नाटक का एक रूप था, डिम। तो त्रिपुरदा भी एक नाटक, ये नाट्यशास्त्र में दोनों मिलता है, ठीक है। अगर फिर बाद में शोध में आया कि नाट्यशास्त्र काशी में लिखा गया और भरत मुनि ने लिखा है। तो जो शैव साधक रंगकर्मियों का दल नटी संघ के सहयोग से 1970 में आया था, वो उस जगह पर प्रणाम करने जाना चाहता था। वहाँ पर वो नाटक का मंचन करना चाहता था जहाँ पर अभिनव गुप्त भी आए थे, है ना। तो अभिनव गुप्त आए होंगे तो 10वीं शताब्दी में वो हुए होंगे। तो 10वीं शताब्दी में अगर वो हुए हैं तो काशी आए होंगे, हालांकि इसका प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा वो कहते हैं। अब 10वीं शताब्दी में अगर आए हैं तो वहाँ पर ज़रूर हमारे यहाँ कोई शैव मंदिर होगा जहाँ पर कि वो खेला गया होगा। तो थोड़ा सा हम लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग के यहाँ ये जो कला, स्थापत्य कला की दृष्टि से मंदिरों का निर्माण कब से शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। हमने बताया कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में लिखी है, 5th सेंचुरी BC, और वो भगवान बुद्ध के बाद हैं। यानी बुद्ध का जो समय है वो है 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 550 में उनका जन्म हुआ था, ऐसा हमें पता चलता है, ठीक। उसके बाद भरत मुनि हुए। उसके बाद मौर्य वंश से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, बिंबिसार, अशोक और संघमित्रा, ठीक है। वो ईसा पूर्व है, 4ठी शताब्दी, 3री शताब्दी, 2री शताब्दी, 1ली शताब्दी तक ईसा पूर्व। और उसके बाद हम लोग 1ली शताब्दी ईसवी शुरू होती है, ठीक है। 1ली शताब्दी ईसवी का मतलब है कुषाण काल, यानी कनिष्क का पीरियड। कई राजा हुए, उसमें कनिष्क प्रमुख है, हाँ। तो बिंबिसार, अशोक और संघमित्रा, फिर कुषाण वंश। कुषाण वंश में पहला स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर हम लोग पाते हैं ईसवी में, ईसा पूर्व में नहीं, और वो भी अफगानिस्तान में। उसके बाद हमारे यहाँ गुप्ता पीरियड है, जो स्वर्ण काल कहा गया है ना, चंद्रगुप्त, मातृगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त आदि आदि। इससे जयशंकर प्रसाद के आप नाटक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये पीरियड है आपका 3री शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक, जब स्वर्ण काल आया। और उस वक्त हम लोग पहले ये मंदिर पत्थरों और इसे नहीं बनता था, काष्ठ के यानी कि लकड़ी के बनते थे। पहले गुफाओं में नाटक होता था। गुफाओं में नाटक क्यों होता था? ईश्वर की प्रशंसा के लिए। फिर उसमें कहा कि ईश्वर की एक विग्रह रखा जाए। और क्यों ईश्वर के लिए प्रशंसा के लिए आप नाटक और संगीत ही नहीं होता था, नाटक भी होता था। नाटक इसलिए नहीं होता था कि लोगों का मनोरंजन हो, नाटक इसलिए होता था ईश्वर प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो हमें भोजन मिलेगा, क्योंकि वो शिकारी थे, शिकार करते थे, गुफाओं में रहते थे और ईश्वर को प्रसन्न करके अन्न चाहते थे अपने खाने के लिए। इसलिए वो संगीत और नाटक से ईश्वर की स्तुति करते थे, ठीक है। ये भी बहुत स्पष्ट बात है। ये पश्चिमी दृष्टि से भी मिलती है और भारतीय दृष्टि से भी मिलती है। और फिर वो गुफाओं से बाहर आया, गुफाओं के अंदर ही मंदिर का बना, लकड़ियों से और तमाम चीज़ों से बना। बाद में फिर प्रस्तर पत्थर आदि से बना। उत्तर प्रदेश में बनारस में ऐसे पहाड़, मतलब बनारस में तो नहीं था, बनारस के बाहर था, कहीं गुफा, पहाड़ नहीं था तो गुफा भी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मंदिर का कोई प्रसंग नहीं था। वहाँ पर गोलकुंडा में था, आपके उदयगिरी हिल्स में था। उदयगिरी 2 हैं, साउथ में भी और हमारे भोपाल के पास भी, सांची के पास। फिर भीमबेटका में था, उड़ीसा में था। गुफाएं थी तो गुफाओं में मंदिर भी था। हमारे यहाँ कोई गुफा नहीं थी, इसलिए कोई मंदिर नहीं था। तो उसके बाद ये मंदिरों में आया। इसके लिए भी ग्रंथ है हमारे यहाँ, उसको अभी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे स्थापत्य कला की दृष्टि से हम मंदिरों को देखते हैं और कैसे ये वैभव हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा वैभव हुआ। बहुत अच्छी बात है। इसी क्रम में ये हमारे यहाँ 6वीं शताब्दी से शैव मंदिर बनना शुरू हुआ और 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य ने पूरे देश भर में 4 स्थानों पर शैव मठ की स्थापना की, क्योंकि उससे पहले शिव मंदिर नहीं बनाते थे, क्योंकि वैदिक देवताओं की, वैदिक ईश्वर की पूजा करते थे और वो सूर्य मंदिर बनाते थे। तो उस समय जो देवता थे, बाद में शिव आए, विष्णु आए, फिर शिव आए, फिर दुर्गा आई, ऐसे हुए। ये हम लोग पाते हैं एल बैशम किताब में, फर्गुसन किताब में, आसी मजुमदार किताब में, राखालदास बंदोपाध्याय किताब में, वासुदेव शरण अग्रवाल किताबों में, सब सारे वहीं से मैं भी बोल रहा हूँ जो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उसके बाद 8वीं शताब्दी से पूरे देश भर में शैव मंदिर बने और फिर बनारस में भी बना। और फिर उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि कैसे हमारे यहाँ मुस्लिम लुटेरे आए, जिसको मुस्लिम इन्वेडर्स बोलते हैं। और फिर 12वीं शताब्दी से मुगल काल आया और तोड़ा गया, फिर बनाया गया, मानसिंह ने बनाया, फिर तोड़ा गया, बनाया, करते करते ये अकबर तक आया 16वीं शताब्दी में। और फिर कबीर हुए उससे पहले, फिर तुलसीदास आए, रामलीला किया। ये संक्षिप्त में आप जानते हैं। तो मैं बता रहा था कि 6वीं शताब्दी में एक शैव मंदिर बनारस से बनाया गया था और पूरे भारतवर्ष की किस्मत कहिए, उस वक्त भारतवर्ष बहुत बड़ा था, बर्मा भी हमारे अंदर था, अफगानिस्तान भी था, सब कुछ, रेलवे लाइन नहीं बनी थी। काशी की किस्मत कहिए या देश की किस्मत कहिए,
उसमें एक सिद्धांत शैव दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हुए माधवाचार्य, उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह लिखा था 12वीं शताब्दी में, और फिर उसको ऐसी जगह पर भेज दिया था ये मुस्लिम लुटेरे उसको ले ना पाए। हाँ, तो ऐसी जहाँ पर घोड़ा नहीं पहुँच सकता, रेलवे लाइन तो था ही नहीं, कश्मीर में, नेपाल में, सब जगह रखवा दिया था। बाद में 18वीं शताब्दी ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ग्रंथ मिला, और आज हम लोग ये भारतीय दर्शन को समझ रहे हैं, वरना वो भी नहीं जान पाते ब्रिटिश पीरियड में, एशियाटिक सोसाइटी के थ्रू। अब क्या हुआ कि वो जो काशी का जो मैं सौभाग्य कह रहा हूँ, वो सब मंदिरों को तोड़ रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि काशी में एक शैव मंदिर ऐसा भी है जो काशी में, जहाँ वो मंदिर समझ रहे हैं शहर में या घाटों के किनारे, वहाँ है ही नहीं। हाँ, वो ऐसी जगह पर है, हम लोग की भाषा नहीं जानते थे कि हम लोग काशी को पंचक्रोशी से देखते हैं, 5 कोस में काशी है, और काशी बहुत बड़ी काशी है। वो एक राज्य पर भी हुआ करती थी, और उसमें वाराणसी उसकी राजधानी कभी होती थी। जब काशी का महात्मा लोग पढ़ते हैं पूरा पुराण में, और उसमें काशी खंड में आदि आदि, तो उनको पता नहीं था, क्योंकि उसमें ये लड़ाइयाँ होती थी। और जब वो मुस्लिम लुटेरे आए थे, उसके पहले तक पाल वंश बंगाल में हो चुका था, और शैशुनाग काल हमारे यहाँ आया था चंद्रगुप्त के पीरियड में, यानी 3वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में। ये जो 10वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं, तब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश आज जिसको कह रहे हैं, जो उसके पहले यूनाइटेड प्रोविंस था ब्रिटिश पीरियड में, जब राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। यूनाइटेड प्रोविंस से पहले जब 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी की हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस पीरियड में कन्नौज से लेकर गोरखपुर तक का जो राज्य था, ये हमारा आज उत्तर प्रदेश है, उसमें एक राज्य था कन्नौज से गोरखपुर तक। उसकी दूसरी बार राजधानी कन्नौज के बाद काशी हुई थी। तब हमारे यहाँ एक गुर्जर प्रतिहार के राजाओं का शासन था, और गुर्जर प्रतिहार के बाद गहरवाल पीरियड आया, जो फिर हार गई, और फिर हम लोग के पास से ये कहीं किसी और हाथ में चला गया, मुस्लिम हाथों में चला गया। तो गुर्जर प्रतिहार में के जो राजा होते थे वो बड़े कला प्रेमी होते थे। उसमें चंद्रदेव हुए, गोविंद चंद्र हुए, जयचंद्र हुए, जयचंद्र ही पराजित हुए थे। तो जो चंद्रदेव थे वो कला प्रेमी शासक थे। उन्होंने, जो मैं बौद्ध मठों की बात कर रहा था, शैव मठ के पहले जब बने थे, बौद्ध स्तूप, बौद्ध चैत्य, बौद्ध विहार, जैसे सारनाथ का धम्मे के स्तूप है, वहाँ 2 स्तूप थे पहले, धम्मे के स्तूप और धर्मराज का स्तूप, इसको तोड़वा दिया गया था। तो चंद्रदेव ने उसको फिर से रिबिल्ड किया, और देखा कि बनारस में और कोई ऐसा मंदिर तो नहीं जिसको फिर से हम लोग जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार कर सकते हैं। उन्होंने पाया कि एक शैव मंदिर है, और वो अभी तक तोड़ा नहीं गया है, और वो मंदिर उन्होंने पाया, वो हमारे बनारस में आज भी काशी में है। उस जगह का नाम है कंदवा, उसका नाम है कर्दमेश्वर महादेव मंदिर। ये 6वीं शताब्दी ईस्वी का है, उससे पहले तक कोई प्रमाण किसी शैव मंदिर का नहीं मिलता है। हाँ, तो इस मंदिर को 10वीं शताब्दी के बाद 12वीं शताब्दी में उन्होंने इसका पुनरुद्धार कराया। उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई, कुछ पुरानी, क्योंकि शैशुनाग नंद वंश के समय में जो हमारे यहाँ स्कल्पचर्स जैसे जिस शैली में बनाए जाते थे, उसका प्रमाण मिलता है। उसमें प्रतिहार शैली की हमारे यहाँ शिल्प रचनाएं होती थी, तो प्रतिहार शैली के भी शिल्प हैं, और फिर बाद में नए जोड़े गए हैं, जैसे नृत्यरत गणेश भी हैं। आजकल गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है, तो मैं बता दूँ, नृत्यरत गणेश भी हैं। तो वो करदम मुनि थे और वहाँ रहते थे। तब काशी का नाम था आनंद कानन, और उस वक्त सारे ऋषि मुनियों की एक जगह हुआ करती थी, कंदवा और राजघाट। काशी के नरेश उधर ही रहते थे, हाँ, गंगा किस तरफ। तो वो कंदवा में काशी ऋषि मुनियों की जगह थी, और सिर्फ पेड़ था, उसका इसलिए नाम था आनंद कानन। हाँ, और बनारस में काशी शहर में काशी शब्द जो मिलता है हमारे यहाँ, लेकिन समाजशास्त्रीय ढंग से देखें या नृतत्व शास्त्रीय ढंग से, तो हमारे यहाँ एक जनजाति होती थी कासिस, और कासिस जनजातियों के नाम पर इस जगह का नाम काशी हुआ था पहले, फिर ये तत्सम होकर के काशी हुआ। पहले आनंद कानन था, क्योंकि कानन ही कानन था, सब कुछ बाग ही बाग था काशी। हाँ, गुरु बाग हो या कोई भी बाग हो। तो ऋषि मुनि रहते थे, करदम मुनि रहते थे। करदम मुनि कपिल मुनि के पिता थे, जो सांख्य दर्शन जिन्होंने स्थापना की थी, उनके पिता थे। आज वहाँ कुआं है, करदम कूप लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने समाधि ली थी। वहाँ शिव मंदिर था, वो वहीं साधना करते थे। इस शैव मंदिर का पता उन कश्मीर साधकों को था, जो रंगकर्मियों का दल आया था काशी नटी संघ के सहयोग से, और उन्होंने कहा कि अभिनव गुप्त वहाँ आए थे 10वीं शताब्दी में। उनके बाद परंपरा में हम लोग ही जानते गए हैं, हम लोग वहाँ नाटक करें। तो नटी संघ उन्हें वहाँ ले गया। तब उसी शैव मंदिर जिसको राजा चंद्रदेव ने बचाया था, उसको कभी तोड़ा नहीं गया किसी दूसरे हाथों से, विदेशियों के हाथों से। वहाँ पर उन्होंने देवासुर संग्राम, जो पहला नाटक भरत मुनि के अनुसार है,
भारतवर्ष का या पूरी पृथ्वी का, उसका उन्होंने नाम बदल के समुद्र मंथन नाटक का मंचन किया और उसके 3 शोज़ किए। एक उन्होंने कंदवा में किया, कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में, बड़ा सा प्रांगण है, आप देखिएगा वहाँ एक सरोवर भी है। दूसरा उन्होंने वहाँ किया एक और शैव मंदिर में, जो कि आज हम लोग जिसको सत्यनारायण मंदिर कहते हैं बांसफाटक में, उसके ठीक पीछे आदि विश्वेश्वर मंदिर और बड़ा हुआ करता था, दूसरा मंचन वहाँ किया। तीसरा एक और शैव मंदिर में किया, जिसको आज हम लोग जंगमबाड़ी मठ कहते थे। ये उस जंगमबाड़ी मठ जो है, ये भी एक सिद्धांत, ये भी शैव दर्शन की एक शाखा के अनुयायियों का मठ रहा है शुरू से। इसको कहते हैं वीर शैव मठ या लिंगायत संप्रदाय, वीर शैव। तो उसमें क्या होता है कि हाथ में शिवलिंग लेकर करके ही विवाह भी हो जाता है, पुरुष स्त्री खड़े होते हैं और विवाह हो जाता है। वो जंगमबाड़ी मठ आज जिसको हम जानते हैं, जंगम स्थावर भी शैव दर्शन की शब्दावली है। तो वो जब आए यहाँ पर, उन्होंने 1970 में इन 3 जगहों पर मंचन किया, कंदवा में, सत्यनारायण मंदिर के पीछे आदि विश्वेश्वर मंदिर में और जंगमबाड़ी मठ में। उन्होंने बताया कि उनसे पहले उनके पास जो प्रमाण है वो है ये संस्कृत नाटक, यानी कि समुद्र मंथन, ये 1740 में, जब हमने बताया ना 1840 में तक हमारे यहाँ ये भी जो भी तोड़ फोड़ हो रहा था बन चुका था। 1740 में 6ठी शताब्दी ईस्वी का वो मंदिर, कंदवा का मंदिर, जिसको 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में फिर से रिमॉडलिंग किया गया था, उसमें 1740 में संस्कृत में ये समुद्र मंथन किया गया था। 1740 से पहले किसी नाटक का संस्कृत में हुआ, इसका कोई प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग अगर पीछे जाएंगे तो अधिकतम 1740 तक जा सकते हैं, क्योंकि बाकी तो नाट्यशास्त्र में लिखा ही हुआ है कि पहला नाटक किया है। लेकिन मंचन का मुगल काल में मंचन हुए, अगर प्रमाण नहीं मिलता है। अभिनवगुप्त ने भी मंचन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो 1740 के पहले नहीं जा पा रहे हम लोग। 1740 का प्रमाण मिला है जब वहाँ पर संस्कृत नाटक हमारे यहाँ, उस वक्त भी ये कंदवा में और इन 2 जगहों पर नाटक किया था। कश्मीर से आए हुए शैव ऋषियों ने, रंगकर्मियों ने, काशी के नटी संघ के साथ मिलकर के, और फिर 1970 में दोबारा आए। उन्होंने किसी हॉल में जाकर के नहीं किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नाटक, वहाँ पर कोई हॉल बना नहीं था कि वहाँ पर जाके करें, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ अभिनव भारती एक संस्था बन चुकी थी 59 में, जो संस्कृत नाटक करती थी। उत्तर रामचरितम किया, मुझे याद है मैंने मुद्रा राक्षस देखा अभिनव भारती का, कमलेश त्रिपाठी जी उसमें ये चाणक्य, और ये बहुत अच्छा किया था। मैं तभी से उनसे प्रभावित हो गया, और आज ही मेरी उनसे दिन में बात भी हुई इन सब चीज़ों पर। बहुत स्नेह कर, अभी भी इलाहाबाद से बनारस आए हैं तो काफ़ी स्नेह करते हैं, और उनको बता रहे थे कि मैं आपका वो संगीत विमर्श अभी भी पढ़ रहा था, और मुझे कई चीज़ें नई, अपनी नई दृष्टि से बताई है, और मुझे एक एक चीज़ को मैं फिर से देख रहा हूँ, मेरे हाथ के पास ही रखा रहता है। तो वो मुझे बहुत, मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी किताब पढ़ रहे हैं, संगीत विमर्श। तो कमलेश त्रिपाठी जी ने उसमें रोल किया था चाणक्य का, और वो मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, फिर स्वप्नवासव दत्ता, और वो जो कालिदास का एक और नाटक है मालविकाग्निमित्रम, ये सब नाटक अभिनव भारती करती थी। तो उस वक्त अभिनव भारती को ये पता था, तो और अभिनव भारती के से जुड़े लोग, जैसे प्रेमलता शर्मा जी का मैंने नाम लिया, ये लोग गए थे। उसी सूचना फिर हमें मिली और हम लोग भी उसे देखने पहुँचे थे, और ये कंदवा में हुआ था। 1970 में ये टीम आई थी बाहर से, कश्मीर से। काशी नाट्य संघ के बारे में भी मैंने पहले जाना, ये कब से बना पता चला। ये भी जैसे केरल में 1000 साल से एक जनजातियों की का रेस चला आ रहा है, एक प्रजाति का, उसका नाम है चाक्यार। तो मणिमाधव चाक्यार थे, जो करीब 1 साल से, अब उनके परिवार, उनका वंश, उसके बाद ये वंश परंपरा में, और कुडियाट्टम एक लोक नाट्य करते आ रहे हैं 1000 साल से, चाक्यार जाति के लोग। वैसे हमारे यहाँ भी कासिस जनजाति से जुड़ के ये नटी संघ 1000 साल से, जो प्रमाण मिला 10वीं शताब्दी अभिनवगुप्त के समय से लेकर के अभी 20वीं शताब्दी तक, यानी कि 1970 तक, ये रेस भी हमारे यहाँ नाटक करती रही है। उसी का ये नटी संघ था जो जाके देश भर में नाटक करता था, चाक्यार जाति की तरह हमारे यहाँ कासिस जनजाति थी। और उसमें और भी जनजातियाँ थी, आजीवक एक जनजाति थी जो बौद्ध संप्रदाय में थी, वो लोग भी संगीत से जुड़े थे, क्योंकि भगवान बुद्ध नाटक और संगीत से अलग थे, लेकिन वो भी संगीत से, जिसके छाऊ नृत्य तो नहीं, उसे चर्या गीति, चर्या पद, चर्या नृत्य करते थे, जो आज भारत में नहीं है, नेपाल में होता है। इसको लोग चाचा नृत्य कहते हैं, चर्या नृत्य, जो हमारे यहाँ से गया है। तो ये 1740 हमारे यहाँ प्रामाणिक रूप से एक मिला, जब काशी नटी संघ के साथ मिलकर कश्मीर के आए रंगकर्मियों ने ये समुद्र मंथन नाटक किया था। मैं अमृत मंथन इसलिए बोल गया, कहते हैं ना कि जो स्लिप ऑफ टंग होता है वो कहीं ना कहीं अवचेतन का होता है।
और जो सोच समझ के बोलते हो चेतन का। और चेतन इसलिए कि हमारे यहाँ जो हिंदी में अनुवाद हुए नाट्यशास्त्र के, उसमें लिखा गया पहला नाटक अमृत मंथन है। उसको पढ़ने के बाद सारे लोग फिर अमृत मंथन बोलते भी हैं। और एक कॉमन सेंस की बात है कि अमृत का मंथन नहीं हो सकता है, समुद्र का ही मंथन होता है। जब कुंभ मेला वगैरह भी लगता है तो जितने लोग हमारे, इतने करोड़ों लोग आते हैं इलाहाबाद में, उनमें से आप किसी से पढ़ लीजिए जो साक्षर नहीं है, जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, वो भी कहेंगे, आप उनसे पूछेंगे बताइए समुद्र मंथन है कि अमृत मंथन है, तो वो कहेंगे समुद्र का ही मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन है, अमृत मंथन क्यों होगा, अमृत का भला कैसे मंथन होगा। लेकिन हमारे यहाँ वो जो जब से वो बाबूलाल शुक्ल शास्त्री का जो हिंदी अनुवाद है नाट्यशास्त्र का, उसमें अमृत मंथन लिख जाने से गलती से पूरे देश में सभी हिंदी भाषी लोग उसको अमृत मंथन बोलते हैं। रेवा प्रसाद जी से बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, वो अमृत के लिए मंथन होगा, इसलिए वो अमृत मंथन ही सही है। हमने कहा कि अगर अमृत के लिए मंथन होगा तो फिर उसका नाम होगा अमृताय मंथन, है ना, हम सप्तमी विभक्ति में आएंगे। अगर वो अमृत का मंथन होगा तो फिर अमृतस्य मंथन होगा, अमृतस्य पुत्र की तरह। वो अमृत मंथन क्यों होगा, जाहिर है समुद्र और मंथन, समुद्र मंथन हम लोग तद्धित कर्ण प्रत्यय से वो एक शब्द हो जाता है समुद्र मंथन, अलग अलग लिखना है तो इसमें हाइफन देना पड़ेगा। तो वो समुद्र का मंथन हुआ था, इसमें कोई शक सुबह नहीं है, गलती से वो अमृत मंथन लिख गया और अब हम लोग को समुद्र मंथन ही बोलना चाहिए। तो भरत मुनि के समय में जो संवकार था, देवासुर संग्राम, वो समुद्र मंथन के रूप में बाद में उसको फिर से नाट्यलेख बना करके 1740 में बनारस में इसका मंचन हुआ। वही उसके पीछे संस्कृत नाटक के मंचन का कुछ हमें प्रामाणिक या आधिकारिक तथ्य नहीं मिलता। 1970 में, ऐसे 1970 की शुरुआत काशी में हुई कि जब हमारे यहाँ संस्कृत नाटक का पता चला कि कैसे क्या हुआ, और उसी में ये भी पता चला कि वो हम लोग 6वीं शताब्दी ईस्वी के पहले का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि 6वीं शताब्दी से तो मंदिर ही बना और मंदिर हमें मिलता भी है, और उसका फिर मंचन भी हुआ। अभिनव गुप्त स्वयं 10वीं शताब्दी में आए, ज़ाहिर तब भी रहा ही होगा, तभी वो आए हुए काशी में, और कंदवा किसी मंदिर में गए। प्राचीन मंदिर है, आप देखिए बहुत शिल्प की दृष्टि से अद्भुत है वो भी, और जो रामनगर के दुर्गा मंदिर जैसा। तो ये 1740 का ही प्रमाण दोहराया गया 1970 में। ये 1970 में बड़ी बात हुई। इससे हमें पूरे संस्कृत नाटक की पृष्ठभूमि पता चलती है, हिंदी नाटकों की पृष्ठभूमि पता चल जाती है। बंगाल के परिप्रेक्ष्य में भारतेंदु का दौर, और उन्होंने बताया कि हिंदी का पहला नाटक क्या था, पहला मंचन क्या था, और उन्होंने कभी अभिनय नहीं किया और नाटक करने के लिए कोई हॉल नहीं हुआ करता था। ये भारतेंदु की शब्दावली है हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा में। और फिर प्रभात कुमार घोष जी के द्वारा श्रीनाट्यम से श्रीरंगम की हमने बात की 1970 से 1990 तक की। बाद में ये भी कहा कि पहली बार हम लोग के 70 में बाहर से कश्मीर का रंग दल आया और बनारस के एक नटी संघ के साथ ये नाटक किया। ऐसे 70 की शुरुआत हुई। ये बहुत अभूतपूर्व या बहुत ही प्रामाणिक और भी अद्भुत शुरुआत थी। 70 में ही एक और बहुत बड़े रंगकर्मी आए हमारे शहर में, जाहिर है हमारे देश में आए तभी शहर में आए। होता क्या है कि अगर कोई बड़ा या कोई प्रतिभाशाली रंगकर्मी किसी शहर में आता है और अगर वो थिएटर नहीं भी करता है, लोगों से मिलता जुलता है, उसकी आभा या ऑरा ऐसी होती है कि उसके परिवेश में उसका असर आता है। उस रंगकर्मी का नाम था जर्जी ग्रोड्स्की, जिसको हम लोग भारतीय उच्चारण में ग्रोटोवस्की बोलते हैं। जर्जी ग्रोड्स्की पोलैंड के थे और 1933 में शायद उनका जन्म हुआ था, और वो पोलैंड से फिर बाहर गए, फिर इटली में गए, पोटेंड्रा, वहाँ पर अपना ड्रामा शुरू किया। लेकिन वो भारत आए। भारत को जब भी आते थे 2-3 बार आए। पहली बार 1970 में आए थे, तो वो 3 शहरों में जाते थे। पहला है कलकत्ता, दूसरा है आंध्र प्रदेश में अरुणाचलम, तीसरा काशी। कलकत्ता जाते थे थिएटर के लिए, अरुणाचलम यानी कि आंध्र प्रदेश में जाते थे वो रमन महर्षि के लिए, पॉल ब्रेंटन की किताब से प्रेरित हुए थे, और वो भी शांति की तलाश में वहाँ गए जाते थे। और काशी आते थे नाट्यशास्त्र का अध्ययन करने। वो 70 में आए, क्योंकि उनको काशी आए, नाट्यशास्त्र उनको पढ़ना था, संस्कृत जानना था। फिर नाट्यशास्त्र वो यूजिनियो बारबा, एक और रंगकर्मी जिनका जन्म 1936 से 37 में हुआ था, अभी भी जीवित हैं। ये दोनों लोग यहाँ से लौटे, नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया, नाट्यशास्त्र के अनुसार थिएटर करने लगे। यानी भारत से वो नाट्यशास्त्र का से ज्ञान लिया, नाट्यवेद का ज्ञान लिया, और उस ढंग से थिएटर करने लगे, और उन्होंने इसको भारत से बाहर पहुँचाया। 70 में ऐसा हुआ। फिर 1978 में रिचर्ड शेखनर आए। रिचर्ड शेखनर पहली बार 1976 में आए थे अपना नाटक लेकर के। बर्तोल्ट ब्रेस्ट का नाटक है मदर कैरेज, सबसे पहले दिल्ली में किया, तब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बन चुका था।
लेकिन उनकी वहाँ पर आलोचना हुई और 4 घंटे का नाटक था। इंटरवल के बाद ही 1/3 दर्शक चले गए थे। फिर वहाँ से वो लखनऊ आए। लखनऊ में दर्पण नाट्य संस्था होस्ट कर रही थी। लास्ट मोमेंट में वो विड्रॉ कर ली। फिर राज बिसारिया और कुंवर नारायण जी ने फिर उनको होस्ट किया। वो मोटर गैराज में नाटक हुआ। फिर कलकत्ता गए, भोपाल गए और काफ़ी विवादित भी रहा नाटक वो। बनारस नहीं है, लेकिन उसी समय वो अकेले बनारस विज़िट करने आए और रामनगर की रामलीला देखे और वो बहुत प्रेरित हुए और उनके मन में आया कि जैसे वो बाहर की विश्व की दुनिया को, बाहर में जो हमारा जैव विकास हुआ है उसमें बिहेवियर की स्टडी करते हुए अपना नाटक बना रहे थे, इन्वायरमेंटल थिएटर। उनको लगा कि बाहर खोजने की ज़रूरत ही नहीं है रामनगर की रामलीला देखने के लिए, वो भीतर की दुनिया उससे बड़ी है। एक चीज़ ये सीखा। दूसरा देखा कि दर्शक यहाँ जाके कभी चित्रकूट का दृश्य देख रहे हैं, कभी सीता वनवास का देख रहे हैं, सब अलग अलग देख रहे हैं, तो क्यों ना दर्शक भी चल के जाए। ये 2 चीज़ उन्होंने लिया। फिर रामनगर की रामलीला पर उन्होंने किताब भी लिखा। शेखर राय और हमारे यहाँ से रामलीला के पूरे कंसेप्ट को जो तुलसीदास जी ने शुरू किया था उसको विश्व में ले गया। उसके बाद पीटर ब्रूक आए। उन्होंने वो 2 साल तक पूरे भारत में घूमे, बनारस भी आए अपने पटकथा लेखक जां क्लैड कैरियर के साथ, और वो पूरा भारत का अध्ययन कर रहे थे, मानस का, भारतीय मानस का, रामचरित मानस नहीं, भारतीय मनीषा का। 2 साल तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने फिर महाभारत किया। ये तीनों लोग जो हमारे देश में आए 70 से लेकर 80 के बीच, इन लोगों ने हमारे देश का अध्ययन किया। उसी समय मारिया क्रिस्टोबिस्की ने PhD किया था, नाट्यशास्त्र ने बताया। और फिर ये बाहर से जो भी लोग आए उन्होंने हमसे क्या लिया और क्या दिया, और इस तरह से बनारस, काशी पूरे विश्व के साथ एक अंतरंग संबंध में आ गया। ऐसा नहीं रहा कि काशी विश्व हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं, पहले से ही था, विश्व लिए तीर्थ था ही। पूरे विश्व के लोग आते थे और इसको मिनी इंडिया कहा जाता है, हमेशा से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिनी बंगाल है, अब कम भले ही हो रहे हैं, मिनी गुजरात है, मिनी महाराष्ट्र है, सबका पूरा मिनी इंडिया है। क्यों है? क्योंकि ये तीर्थ स्थल रहा है। पूरा भारतवर्ष यहाँ आता था अपने वानप्रस्थ दिनों में, ज़्यादातर वानप्रस्थ दिनों में ही, और आके यहाँ रहता था। लेकिन अब वो इतने वृद्ध हो चुके होते थे कि अब वो रामेश्वरम दर्शन करने नहीं जा सकते, बद्री केदार नहीं जा सकते। तो भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन्हीं की एक रेप्लिका काशी में भी बनाई गई कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर रह करके अपने धर्म के अनुसार, अपनी जाति के अनुसार आप काशी में ही रह करके सबका सारा तीर्थ काशी में ही कर लें, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए काशी में सारे संप्रदाय के अलग अलग मंदिर बने, वल्लभाचार्य हों, जहाँ जो भी हो, और सबके संप्रदाय के लोगों की जाति विशेष के लोग यहाँ रहने लगे। इस तरह से बंगाल के भी लोग रहने लगे और मिनी बंगाल हो गया, महाराष्ट्र से भी हुआ, गुजरात से भी हुआ, और सारे धर्म संप्रदाय के लोग काशी आए और काशी में ही सब कुछ, काशी में सब कुछ देखने की ये प्रवणता बन गई, इसलिए मिनी इंडिया कहा गया। इसलिए से दुर्गा में 350 साल से पहले वो राजा ने वहाँ दुर्गा मंदिर बनाया, जिसमें आप देखेंगे कि पूरा बांसुरी बजाते हुए भी उत्कीर्ण है उसके दीवार पर, और तबला बजाते हुए भी सब कुछ है। तो ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि आपको कहीं और, आपको दक्षिण भारत में संगीत सुनने की जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मंदिर देखने की ज़रूरत नहीं है, काशी में ही सब कुछ देखिए। तो काशी में आप सारा जीवन रहिए और काशी में पूरे भारतवर्ष की आत्मा का स्पर्श आप लीजिए, उसकी आँच और आभा को अपने भीतर अनुभूत कीजिए। ये काशी की अपनी परंपरा रही, इसलिए इसको मिनी इंडिया कहा जाता है। तो इसलिए सब लोग आते थे, पूरा विश्व आने लगा और काशी के रंगमंचीय वैभव को समृद्ध करता रहा। इस बीच क्या हुआ, हमारे यहाँ 1974 में हमारे साथी 74-75 को याद रखते हैं। कि क्यों याद रखते हैं? उनको याद है कि युवा आंदोलन हुआ था देश राष्ट्रीय स्तर का, बिहार आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश का, और उस समय 75 में इमरजेंसी लगी थी, फिल्म शोले रिलीज़ हुई थी, फिल्म आंधी रिलीज़ हुई थी और बैन हो गई थी। 74-75 को वो इसलिए याद रखते हैं। मैं याद रखता हूँ कि बनारस में व कारण था थे, कारण जी यहाँ आए तो वो एक स्कूल की ट्रेनिंग की दृष्टि लेके आए। जैसे मैंने बताया ना, पहले हमारे यहाँ रंगकर्मी स्कूल नहीं होता था, 1950-58 से पहले तक हमारे रंगकर्मी स्कूल होते थे। चाहे आप महाराष्ट्र में जाइए, बंगाल में, दोनों का ही रंगकर्म इसीलिए समृद्ध था क्योंकि वहाँ के रंगकर्मी एक पूरी स्कूल होते थे। जैसे मैंने गिरीश घोष का नाम लिया, जैसे हमारे यहाँ सुशील भादुरी का नाम लिया, उधर हम लोग PL देशपांडे का नाम ले सकते हैं, GT देशपांडे का नाम ले सकते हैं, GP देशपांडे का नाम ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे भारतीय रंगकला के। तो जब नाट्य विद्यालय हमारे यहाँ खुला, शुरू में तो फिर बंद हो रहा था, फिर बाद में चलने लगा, तो पश्चिमी दृष्टि वहाँ पर आई, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामा आर्ट्स का, और डायरेक्टर का कंसेप्ट दूसरे तरह से आया। तो वहाँ से पढ़ने के बाद और
कारण जी बनारस है, क्योंकि यहीं से उन्होंने एमए हिंदी से किया था और उनको लगा कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसको वो यहाँ पर प्रैक्टिस करें। तो साउथ में गए, कर्नाटक में उन्होंने एक स्कूल अपना रेपर्टरी बनाया और उस रेपर्टरी से वो बेंगलोर में उसमें नाम भूल रहे हैं, बंगलुरु का नाम उन्होंने कुछ और रखा था, उस ढंग से उसका नाम मैं अभी ठीक याद नहीं, 4 अक्षरों का है, एब्रिविएशन है वो, एक्चुअली शीर्षना शब्द है, उसको हर अक्षर से एक एक शब्द बनता है, रेपर्टरी का नाम था। उसी रेपर्टरी के प्रवाह में वो काशी आए, उन्होंने यहाँ के रंगकर्मियों को लेकर के एक वर्कशॉप किया। तो वो जो श्रीनाट्यम से श्रीरंगम तक के जो रंगकर्मी रहे हैं उस युग के, वो सारे लोग उससे जुड़े और चंद्रगुप्त नाटक का मंच चला। 2 बार हुआ, 74 और फिर 75 में। इसका असर इतना अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है काशी में, जो बॉकवुड पार्क इंग्लैंड से और ओहाई कैलिफोर्निया से संचालित होता है, उसकी भारत में भी 2 जगह शाखा है, बनारस में है और एक फिर ऋषि वैली मद्रास में, आंध्र प्रदेश में ऋषि वैली। तो जहाँ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन राजघाट में, वहाँ पर एक कॉलेज भी चलता है और 3 स्कूल चलते हैं, राजघाट बॉयज़ स्कूल, कृषि का स्कूल और वसंत महिला महाविद्यालय। तो वहाँ पर जैसे प्रेमलता शर्मा जी का 1957 में अपॉइंटमेंट हुआ था और फिर संगीत शास्त्र नाटक शुरू हुआ। नाटक का उन्होंने पाठ्यक्रम दिया संकाय प्रमुख को, लेकिन वो आज तक पारित नहीं हो पाया। उन्होंने पूरा नाटक का विभाग बना दिया था, नाटक की पूरी जिसको कहते हैं पाठ्यक्रम बना दिया, जो बाद में फिर मैंने बनाया और 2 विश्वविद्यालय में वो लागू हुआ, फिर क्लासेस स्टूडेंट्स पढ़े। उसी तरह से वहाँ पर भी उस वक्त प्रिंसिपल थी, 74-75 की बात है, सुभद्रा तैलंग, जिनको प्यार से लोग, जैसे प्रेमलता शर्मा जी को लोग स्नेह से बहन जी पुकारते थे, संगीत एकेडमी की चेयरमैन भी थी ठाकुर जयदेव सिंह जी के बाद, वैसी वसंत महिला महाविद्यालय में प्राचार्य थी सुभद्रा तैलंग, उनको स्नेह से शुभा ताई भी बोलते थे। उसी समय उनका अपॉइंटमेंट हुआ था डॉक्टर इरावती जी का, भारतीय कला इतिहास पुरातत्व विभाग, उनकी नियुक्ति। इरावती जी की इसमें नाटक में रुचि थी, उन्होंने एक संस्था बनाई, ये श्रीनाट्यम से श्रीरंगम दौर चल रहा है 74 में, जब बीवी कारण जी आए चंद्रगुप्त नाटक की। ईरा दी उनसे मिली, उन्हें नाटक देखा और उनके मन में आया कि क्यों ना हम भी कॉलेज में एक संस्था बनाएं और यहाँ पर नाटक करें। उन्होंने उनसे बात की सुभद्रा तैलंग जी से। उनका जब अपॉइंटमेंट हुआ था उस वक्त सुभद्रा तैलंग जी नहीं आई थी, उनसे पहले प्राचार्य थी अहिल्याचार्य जी। अहिल्याचार्य जी थी, उन पर नंदिनी मेहता आदि कई लोग बाद में फिर रंगकर्मी के रूप में उन्हें बाद में रंगमंच पर देखा गया। अहिल्याचार्य जी के समय जब अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उन्हें हम लोग संस्था बनाएं और थिएटर करें कॉलेज में। कॉलेज में अगर संगीत की पढ़ाई हो सकती है, पेंटिंग की हो सकती है, स्कल्पचर का हो सकता है, तो ड्रामा क्यों नहीं। तो पाठ्यक्रम में तो नहीं बना, लेकिन उन्होंने एक संस्था बनाई, इसका नाम रखा स्त्री प्रेक्षा। और उसका मंतव्य हुआ कि उसमें सिर्फ स्त्रियां ही, यहाँ की जो कॉलेज में जो गर्ल्स हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, वही पुरुष बनेंगे, वो महिला बनेंगे। जैसे बनारस में बांग्ला वगैरह में पुरुष ही महिला बनते थे, वहाँ पर महिलाएं ही पुरुष बनेंगी। इस आशय से अहिल्याचार्य जी के ज़माने में स्त्री प्रेक्षा नाम से इरावती जी ने एक संस्था बनाई वसंत महिला महाविद्यालय में। और उन्होंने देखा एक जगह है, ये एक गड्ढे के आकार का है, जिसमें चारों सीढ़ियाँ हैं, एम्फी थिएटर की तरह, जैसे ग्रीस में होता था डायनासोरस में। ग्रीक ढंग का वो है, तो उसको क्यों ना एम्फी थिएटर कहा जाए। तो उसका रूप दिया, उसकी सफाई वफाई की गई, कारण जी को भी दिखाया गया, बनारस से कुछ और रंगकर्मी गए। ये 74-75 की बात है, 1974। और अहिल्याचार्य जी के ज़माने में ये फिर शुरू हुआ और पहला नाटक उन्होंने किया बुद्ध चरितम अश्वघोष का। अपॉइंटमेंट हो चुका था, वो फिर चला। और जब तक वो वहाँ थी, यानी कि 1974 से लेकर के 2012 तक, या 2012 में उन्होंने अंतिम नाटक किया, तब तक वो लगातार वहाँ नाटक करती और नाटक होता चला गया। कारण जी ही प्रेरक बने और तब से हमें हमारे 70 के दशक में जो एक और उल्लेखनीय घटना हुई, उसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ इसलिए कि ये सिर्फ एक लड़कियों का कॉलेज भर नहीं रह गया, उसमें नाटक उसी प्रकार का जैसे राष्ट्रीय महत्व के नाटक होते हैं। और उसमें लाइटिंग अरेंजमेंट पूरे जो गोलाकार जो एम्फी थिएटर बना, अगर आप नहीं गए हैं तो मैं बताऊं, बहुत बड़ा एक वृत्ताकार गड्ढा जैसा है, उसमें सीढ़ियाँ हैं। तो आधे भाग में दर्शक बैठते हैं जहाँ अंधेरा रहता है, और आधे भाग में जो सीढ़ियाँ हैं उसमें अलग अलग लोग, अलग अलग दृश्य की कल्पना होती है। जहाँ पर लाइट जाएगा वो वहाँ दृश्य होगा।
फिर वो जो हुआ फेड आउट हुआ, और फिर दूसरी जगह पर जब फेड इन हुआ, लाइक वहाँ अगला दृश्य होगा। ये चला, ये 74 से लेकर के पूरा 2012 तक चला, और वो अकेली महिलाएं जो इस पर लगी रहती थी और वहीं की लड़कियों को लेकर के करती थी, नाटक करती थी। वही पुरुष भी होते थे, राजा भी होते थे, युवराज भी होते थे। तो वो जो रियलिस्टिक थिएटर का कंसेप्ट मॉडर्न थिएटर बनाया था, गिरीश घोष के नाटक को शिशिर भादुड़ी ने मॉडर्न किया था। उन्होंने मॉडर्न किस अर्थ में किया था? रियलिस्टिक थिएटर किया था। हमारे यहाँ यथार्थवादी नाटक शिशिर भादुड़ी से शुरू होता है। वही यथार्थवादी नाटक का कंसेप्ट इनके पास भी था, और बीवी कानन का चंद्रगुप्त देखने के बाद भी उन्होंने कंसेप्ट लिया और उनको और मॉडर्न किया था रियलिस्टिक थिएटर का। तब तक अहिल्याचार्य के बाद फिर सुभद्रा तैलंग प्राचार्य हुई, उसके बाद सरोज बिसारिया जी प्राचार्य हुई। ये चलता ही चला गया, ये कॉलेज में नाटक हुआ। तो हम लोग 70 से 80 के बीच में कितना कुछ बातचीत कर लिए। संस्कृत नाटक का हमने देखा कि पीछे जाने पर अधिकतम 1740 मिलता है, जिसका प्रमाण मिलता है, दस्तावेज मिलता है। 70 के द्वारा ही हम वहाँ तक गए, 70 के द्वारा ही हम भारतेंदु तक गए, और उनसे पता चला कि हिंदी का पहला नाटक और मंचस्थ नाटक क्या था। 70 के जरिए हमने जाना कि नाट्यशास्त्र काशी में उसकी रचना की गई, भरत मुनि ने या ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में की। काशी जनजाति थी जो काशी नाम आया, वहीं से नटी संघ बना, जो करीब फिलहाल हम लोग 1000 साल से जानते हैं कि वो नटी संघ नाटक करता था, जो हम लोग 1970 तक देखा। फिर पता नहीं क्या हुआ उसका, उस नटी संघ का। तो 70 में हम लोगों ने ये जाना कि चीज़ें कैसे घटी। ये इतिहास का जो हम लोग मतलब शुरू में हमने बताया था कि वो हिस्ट्री नहीं होता, इतिहास होता है। तो चीज़ें ऐसे घटी, और नुक्कड़ नाटक भी हुए, और हम लोग को, मैं खुद इसमें शामिल था जब लमही तक हम लोग पदयात्रा करते थे। काशीनाथ जी उस समय अरविंदो कॉलोनी BHU में रहते थे, हम लोग उनके घर में इकट्ठा होते थे। और आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आजकल के युवा उतना पैदल नहीं शायद चल सकते। हम लोग अरविंदो कॉलोनी उनके घर से, काशीनाथ जी के साथ उनके घर से निकलते थे, लंका होते हुए, गोदरिया लवरावीर होते हुए हम लोग लमही जाते थे। रास्ता बहुत ख़राब उधर लमही का, और वही कुआं, वही घर, वहाँ तक जाते थे। उनका नाटक होता था। नागरिक पंचायत सभा की तरफ से भी टीम जाती थी। बाद में कमल गुप्त जी हुए, उन्होंने एक संस्था बनाई थी, कहानीकार पत्रिका के संपादक थे। फिर कई संस्थाएं जाने लगी। अब तो खैर वो मेला हो गया, और मैंने खुद अभी पिछले साल प्रेमचंद पर अपनी फिल्म वहाँ दिखाई BHU की ओर से, और हॉल बना था। तो मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसे घटी, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं, उस पर हमने एक संक्षेप में रोशनी डाली, क्योंकि इतिहास को इतने कम समय में नहीं समेटा जा सकता है। हाँ, उस इतिहास दृष्टि की हम लोगों ने बात की, और कुछ बातों पर हमने को बताया, जिसमें संस्कृत नाटक भी आया और हिंदी भी आया, और प्रामाणिक ढंग से आया। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये 6:30 बजे शुरू किया था, तो 7:30 तो बज गया है, और 7:50 हो क्या 7:45 हो रहा है, तो हमने काफ़ी समय ले लिया। भारतीय परंपरा में अंत होता नहीं है, विश्राम और विराम होता है। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर विश्राम लूँ, और अगर आप लोगों में से किसी को जिज्ञासा है तो उसको शांत करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे भी अपने याददाश्त से याद आई, जो मैंने देखा, जो मैंने नाटकों को देख के लिखा, वो मुझे याद आया। मैंने दीपक सिनेमा वाली बात बताई, तो पारसी थिएटर का अंत हो रहा था। पृथ्वीराज कपूर यहूदी की लड़की लेके यहाँ आए थे, और प्रकाश सिनेमा के पास प्ले किया था। ये भी 70 का दशक था। और उसके बाद दर्पण की टीम आई थी यहूदी की लड़की करने, और अनिल रस्तोगी जी उसमें मेन रोल कर रहे थे, वो भी मैंने देखा। तो ये 70 के दशक में सारी भाषाओं में सबसे अच्छा काम सामने आया। वो पूरा इतना ऊर्जस्वित एक ऐसा नाभिक बना जिसमें पूरे बनारस की नाटक की ऊर्जा संचयित हो गई। फिर उसे जब ऊर्जा फिर बाद में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगी, वो पूरा 80 का दशक है, 90 का दशक है। जो हमारे रंगकर्मी मित्र साथी फिर आगे आपको और बताएंगे कि उसके बाद और क्या क्या हुआ। हो सकता है मुझसे कुछ छूट भी गया हो, उसको चाहें तो वो जोड़ सकते हैं अगर उनको याद आ जाए तो संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूँ। और फिर से एक बार बीना जी, सुमित और सारे जो ये संस्था कर रही है, इस संस्था ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आगे उम्मीद करेंगे कि और अच्छी बातें भी, अच्छे काम भी करेंगे, क्योंकि अच्छे काम से किसी संस्था को जाता है तो उनके सारे पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूँ। सभी जाहिर है कि मेरे मित्र ही होंगे, या मुझसे कुछ बड़े भी हो सकते हैं, मुझसे उम्र में छोटे भी होंगे। सुमित खुद मेरा, मैं बता रहा हूँ, मेरा नाट्यशास्त्र में PhD किया शोध छात्र रहा है वो। और वीना जी भी खुद, जो मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नाट्य ड्रामा का कोर्स बनाया, 1 ईयर PG डिप्लोमा इन थिएटर कम्युनिकेशन, उन्होंने उस कोर्स को किया है।
वो उम्र में मुझसे बड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उस वक्त वो छात्रा के रूप में उन्होंने पढ़ा, ये कोर्स किया। सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। और अभी तो फ़िलहाल इतना ही याद आ रहा है, और मुझे लगता है इतना काफ़ी है एक आधार बनाने के लिए, और ये देखने के लिए इतिहास को कैसे देखा जाए, और हमेशा तथ्य के आधार पर देखा जाए। किसी ने कुछ कह दिया, उसी को दोहराते चले गए और वो एक सत्य हो गया, तो एक प्रचलित सत्य हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सत्य सत्य ही होता है, और वो प्रचलित सत्य को हटा करके अपना स्थान बना ही लेता है। तो हम लोग को उस पर ज़्यादा बात करना चाहिए। इसमें सरिता जी ने अभी वाह, विपुल कृष्ण नागर लिख रहा आनंद दादा, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी जब कोई मुझे प्रणाम करता है तो मेरे मुंह से आनंद निकलता है। विपुल से मुलाकात हुई, विपुल बहुत प्रतिभाशाली लड़का है। मुझे याद है कि मैं एक बार नागरी नाटक मंडी ने 1996 में मुझे आमंत्रित किया था एक वर्कशॉप करने के लिए। तो मैं जानता हूँ कि बनारस में बहुत अच्छे रंगकर्मी हुए हैं। इसमें एक रंगकर्मी जैसे गोपाल गुर्जर जी हैं, राम पदारथ राय जी हैं, बल्कि अब थे। उसमें बहुत सीनियर, बहुत अच्छे रंगकर्मी थे, रमेश कृष्ण नागर जी, बहुत स्नेह करते थे। कई बार मैं और रमेश कृष्ण नागर जी पास बैठ के हम लोग नाटक देख रहे थे, और अभिनय कर रहा था विपुल, और इतना फ्लुएंटली वो मराठी बोल रहा था। मैंने कहा कैसे बोल रहा है। मेकअप से भले उसको तिलक जैसा बना दिया गया था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उनके पिताजी को और भी गर्व हो रहा था जब उनकी प्रशंसा कर रहा था। और मैं जब वो इतिहास लिख रहा था राष्ट्रीय सहारा में, तो रमेश नागर जी ने मेरी बहुत मदद की थी कि हिंदी नाटक का क्या दौर उन्होंने देखा और गुजराती नाटक का क्या दौर देखा। मुझे सारे तथ्य उन्होंने उपलब्ध कराए थे, मैंने लिखा था। तो और मैं विपुल जब 96 में मैं कर रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ थिएटर करती थी सुमन पाठक जी, उन्होंने मुझसे कहा कि ये उनका रमेश नागर जी का बेटा है विपुल, इनको भी लो। तब तक हमारे पास 50 लोग हो गए थे, मतलब 70-75 साल से लेकर के और 14 साल तक के इतने सब लोगों को मैं वर्कशॉप कर रहा था। तो उस वक्त मैं विपुल को नहीं ले सका था, वो 96 की बात है। लेकिन बाद में विपुल मुझसे मिलने में राष्ट्रीय सहारा का ऑफिस भी आता था और बताता था कि संस्कृत नाटक करते हैं। और फिर चूँकि वो प्रतिभाशाली था तो आकर्षण जाएगा ही। तब से विपुल से मेरी दोस्ती हुई। अभी बॉम्बे में मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लड़का विपुल, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए अभी। फिर अरे वाह, ये सब मेरे जितने भाई बहन और विद्यार्थी सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। प्रतिमा है दूसरी, इससे मैं बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत संवेदनशील है प्रतिभा, नाटक लिखती है, करती है। BSR गर्ग भी जानकर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा कि तुम सुन रही हो। तुमसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ, जैसे विपुल की बात अभी मैंने की। तुम भी काफ़ी प्रतिभाशाली हो, संवेदनशील हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। सरिता जी कह रही हैं राजघाट का ओपन एयर थिएटर याद आ रहा है। बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि एम्फी थिएटर, उसका टेक्निकल ओपन एयर थिएटर में बोलते हैं, उसका टेक्निकल वही एम्फी थिएटर है, खुला हुआ मुक्ताकाशी मंच, और वो बहुत अच्छा था। इरावती जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर ये जयंती कुंडू, अरे वाह, जयंती भी है, अच्छी बात है, अच्छी रंगकर्मी है। कीमती खजाना, पीछे किताबें देखकर मन खुश हो गया मुझे भी। तो अच्छा, अब ये किताबें कोई पढ़ नहीं पाता है, ये तो मेरी लाइब्रेरी है। जब मुझे कुछ कहना होता है और लिखना होता है तो मैं संदर्भ के लिए यहाँ से किताबें लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब मैं विद्यार्थी नहीं रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कि सयाजी राव गायकवाड़ के पुस्तकालय में मुझे कहे कि हाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने खुद ही अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली कि जब मुझे कुछ कहना होगा और प्रमाण देना होगा, तथ्य देना होगा, तो मैं किताब देख करके बता सकूँ कि ये फर्गसॉ के इस जगह पर लिखा हुआ है, या एल बैशम के या RC मजुमदार की इस किताब में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जयंती, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया। वो फिर अच्छा, मालविका भी है, वेरी गुड। अभी मैं यहाँ भारत अध्ययन केंद्र में कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने मुझे कहा था एक नाट्यशास्त्र पर वर्कशॉप करने के लिए 15 दिन का या 20 दिन का, मालविका बताएगी। मालविका उसमें थी सहयोग के। सच में मुझे तो सबसे ज़्यादा लोगों के घर में, अच्छा लाइब्रेरी, ये भी लाइब्रेरी के पीछे आ गई। मालविका उस वक्त थी भारत अध्ययन केंद्र के इस कार्यशाला में। और अच्छा, विजय भी है, विजय को मैंने पी ड्रामा में ड्रामा पढ़ाया है, मुझे खुशी हो रही, विजय भी है। अच्छा, विभा रानी जी हैं, विभा जी नमस्कार, आप अच्छा काम कर रही हैं बॉम्बे में, मुझे प्रतिमा से पता चलता रहता है अवितोकों के बारे में। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नाटक भी कर चुकी हैं, मैं आपसे मिल नहीं सका था। विजय चौहान जी आपको नमस्कार। जयंती, तुमको तो जाहिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा ही, प्रतिमा का भी मैं बड़ा भाई हूँ तो तुम लोग को अच्छा लगेगा। आचार्य जी नमस्कार, आप मेरे बड़े हैं, श्रद्धेय हैं और सीनियर हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर ये हैं भारती कुथेला, तो आपको भी नमस्कार। जयप्रकाश हैं, और उसके बाद
अरविंद श्रीवास्तव हैं, नाम मैं अगर सही पढ़ पा रहा हूँ तो। अरे दीपक जी भी हैं, दीपक जी नमस्कार। आपके ही आप लोग का ही ये आयोजन हो रहा है, आपको तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे आपको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए था। मलय कुमार झा है, आलोक सिन्हा, आलोक जी नमस्कार, आप कैसे हैं? जब दर्पण पूरे देश भर में बना था, जब लखनऊ में अनिल रस्तोगी आदि लोग कर रहे थे, तो कानपुर में भी रंजीत कपूर वगैरह दर्पण था, तो बनारस में भी दर्पण बना था, शंभुनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। तब आलोक जी से उस समय परिचय हुआ था, इन लोगों ने नाटक किया था नगर महापालिका प्रेक्षागृह में, तो आलोक जी से बहुत फिर घनिष्ठता बढ़ गई, अंतरंग हो गया, हम लोग साथ मिलकर प्ले किए, नुक्कड़ नाटक किए घाटों पर। अरे वाह, अनूप अरोड़ा जी, अनूप जी नमस्कार। ये देखिए हमारे एक और मित्र, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सारे अपने लोगों को देखकर। अनूप जी ने पूरा 70 का रंगकर्म, 80 का रंगकर्म देखा। अनूप जी शायद कल बोल रहे हैं और आप इनसे सुनिएगा, ये मुझसे बहुत अच्छे ढंग से और सीधे सीधे थिएटर उन्हें किया है और देखा है, मुझसे बेहतर ढंग से ये बता पाएंगे। और अनूप जी और मैं तो साथ साथ हम लोग पढ़ाए भी हैं थिएटर, और अनूप जी से मैं खुद सीखता हूँ। खुद ये फोटोग्राफ़र बहुत अच्छे हैं, एडिटर बहुत अच्छे हैं, फिल्म के रंगकर्मी हैं और बहुत सारे हैं। हम लोग इनके फ़ोटोग्राफी को लेकर हम लोग सोनारपुर में बात करते थे, और मैंने इनसे एक बार कहा था कि इस पर कुछ लिखेंगे सहारा में, तो वो लिखा भी गया था। तो अनूप जी बहुत अच्छी खुशी हो रही है आपको देख कर। अच्छा, संजय जायसवाल, सबको नमस्कार। फिर बाप रे, इतने सारे लोग सुन रहे थे मुझे, मैं इस योग्य हूँ। मालविका ने कहा कश्मीर शैव दर्शन आगम की भूमिका बिल्कुल रही है। नाट्यशास्त्र को जो है भरत आगम भी कहा गया है, क्योंकि वो आगम का ग्रंथ है। यही मेरा शोध है, मेरा शोध का विषय ही है कि नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर और अभिनव भारती पर आगम का प्रभाव, यही मेरा विषय था। और ये सरिता लखुड़ी क्या लिख रही हैं, एक साथ चारों तरफ हो रहे नाटकों प्रकाश डालना विद्वान। अब बाबा मैं विद्वान नहीं हूँ, सब लोग हम लोग मिलजुल कर ये कर रहे हैं। इसमें कई जहाँ पर भी, किशोर जी नमस्कार, आप भी सुन रहे थे, मुझे अच्छा लगा। जहाँ पर त्रुटियाँ हो सकें, मुझे त्रुटियाँ उन जगहों पर कभी नहीं होगी जहाँ पर तथ्य हैं। ऐसे स्लिप ऑफ टंग में कुछ हो जाए तो वो अलग है। हाँ नवीन, अरे वाह, नवीन एक मेधावी रंगकर्मी हमारे शहर में, जो इन्होंने भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ से कोर्स किया था, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली रंगकर्मी हैं। अमिता परिवार जी नमस्कार, मेनका श्रीवास्तव जी नमस्कार, अष्टभुजा मिश्रा जी, अरे आपको भी नमस्कार। नौटंकी मुझे लगता है कि अष्टभुजा जी के कारण ही जीवित है। और जब मैं पिछले साल प्रेमचंद पर वो फिल्म दिखाने गया था 1 घंटे की, क्योंकि प्रेमचंद की कहानी पर फिल्म बनी है, सत्यजीत रे ने बनाई है, फिर गोदान गबन बना ऋषिकेश मुखर्जी ने, फिर वो ने तहरीर बनाई गुलजार ने, तो प्रेमचंद पर नहीं बनी थी, तो 1 घंटे की फिल्म BHU ने बनाई थी, दिखाने गया था। उससे पहले मैंने नौटंकी देखी और उसमें कफन नाटक किया था अष्टभुजा जी ने, बहुत अच्छा, खुद अभिनय कर रहे थे, और वो तो अष्टभुजा जी का फिर मैं मुरीद हो गया। अष्टभुजा जी नमस्कार। मंजुला रतन जी नमस्कार। मुझे आपको देख के अच्छा लग रहा है कि आपकी गंभीर रंगकर्म और फिल्म, इन सब चीज़ों में रुचि है और आप बहुत ही संवेदनशील हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नेहल शाह देख रही हैं, नेहल को प्रणाम, ये भोपाल से देख रही थी। श्रवण सिंह, अरे वाह, श्रवण को मैंने थिएटर पढ़ाया है BHU में, वो स्टूडेंट था बीना जी वाली बैच में। फिर दिनेश कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कैसे हो, ये बहुत अच्छे प्रतिभाशाली रंगकर्मी। मैंने जो 96 में वर्कशॉप किया था नागरिक के आमंत्रण पर, संध्या भाषा नाम था, उसमें दिनेश भी एक्टिंग किए थे और ये भी प्रतिभाशाली एक्टर है हमारे। जयदेव दास, B ड्रामा मैंने पढ़ाया, अभी M ड्रामा कर रहे हैं वर्धा विश्वविद्यालय से। मुझे खुशी है, जयदेव भी एक प्रतिभाशाली थिएटर पर्सन है। इन्होंने बांग्ला हिंदी किया है, खूब किया है। बंगाई टोला में मैंने देखा है थिएटर करते हुए। बांछाराम की बगिया मुझे अभी याद आ रहा है। संगीत सेनगुप्ता, आपको नमस्कार। सरिता त्रिपाठी जी नमस्कार, आप कानपुर से देख रही, कानपुर में आप हैं। हिरम त्रिपाठी नमस्कार, ये भी एक अध्येता है, मुझसे मिलने आए थे। चिन्मय गुच्चैत, वाह, आपको भी नमस्कार। अमन जेटली, अरे वाह, ये इलाहाबाद से हमें देख रहे हैं। अमन, तुम्हें बहुत सारा स्नेह, तुम बहुत सक्रिय हो, अभिनेता तो अच्छे ही हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो अप्लाइड आर्ट के, और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। सोनिया कंसल जी, आपको नमस्कार। और कुछ लोग नाम बदल के अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, जिसमें एक है जो आपको अच्छा लगे। मैं जानता नहीं आप कौन है, लेकिन आपको नमस्कार। तो मुझे लगता है कि मैं इस योग्य था कि कुछ लोगों ने इसको सुना और आप लोग इसमें भाग लिए। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और अगर मुझसे त्रुटि ना हो, इसकी मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर हुई हो
तो आप मुझे इसलिए बता दीजिए क्योंकि मुझे फिर मुझे बार बार बोला जाता है कि आप बोलिए, उस पर मेरा काम ही है काशी के रंगमंच के इतिहास पर, तो मैं उसको फिर समझ लूँगा, सुधार लूँगा। श्रुति श्रीवास्तव जी, आप शायद इलाहाबाद से देख रही हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर बातें और ज्ञान उभर के सामने आई आपके वक्त। वेरी गुड। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से कोई बोल रहा है। ये सुमिलन चैटर्जी, सुमिलन को मैंने एमए मास कम्युनिकेशन में पढ़ाया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। वो भी एक प्रश्न कर रहे हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट ड्रामा दैट वाज प्लेड इन ओपन एयर थिएटर राजघाट। मुझे लगता है कि नीलूदा इसके बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको बता पाएंगे, आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो अभी आपके पास उपलब्ध है ना, तो उसका उत्तर मुझसे बेहतर अच्छे ढंग से पूरे परिवेश के साथ वो आपको दे पाएंगे, और बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया। अरे प्रदीप कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं? आपने लिखा कि ज्ञानवर्धक व्याख्यान सर, आपका अभिवादन। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको अभी और देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मौन की तरफ जाना चाहिए, और हमारे मास कम्युनिकेशन थ्योरी में है एक ही समय में बहुत सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, दिमाग ले नहीं पाता। हमने इतिहास की बात की, बृहद भारत और बृहद बंगाल की बात की, और कैसे बंगाल के थिएटर ने हमें काशी के थिएटर को अनुप्राणित किया भारतीय युग में, उसकी बात की। संस्कृत और हिंदी, उसमें कौन पहला कौन दूसरा, इसके लिए बहुत झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन थिएटर जो प्रमाण मिलता है वो मैंने बताया, उसका सोर्स बताया आपको कि कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास आधार क्या है बोलने का। अच्छा, वसुंधरा व्यास जी, देखिए आप ग्वालियर से सुन रही थी, आप भी वहाँ के वरिष्ठ संकर्मी हैं, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप सचमुच आप वहाँ काफ़ी दिनों से थिएटर करती रही हैं, काफ़ी सीनियर हैं आप हमसे। जयदेव के ऊपर हैं प्रदीप दीक्षित जी। प्रदीप दीक्षित जी एक तो संगीत के बहुत अच्छे प्रोफेसर हुआ करते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आप प्रदीप दीक्षित जी को मैं पहली बार देख रहा हूँ, वो तो नहीं रहे, तो प्रदीप दीक्षित जी आपको नमस्कार। मैं जो भी नाम अगर छूट जा रहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब तो काफ़ी उम्र हो गई, वृद्ध हो ही गया हूँ, चला क्या हूँ। मुझे लिख के आया कि संस्कार भारती मध्य भारत प्रांत की ओर से हार्दिक अभिनंदन। वाह, ये बहुत अच्छा लगा, तो मेरा अभिनंदन किया जा रहा है, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और संस्था ये जो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए एक ही शब्द बोल सकते हैं कि स्वस्थ शुभेच्छा। हाँ, तो जयदेव ने लिखा है कि इतिहास और हिस्ट्री में जिस फ़र्क को बताया, धन्यवाद सर। ये जो मैंने फ़र्क जाना है, ये भी मैंने अपने गुरुजनों से जाना है। सबसे पहले मैंने इसको जाना है ठाकुर जयदेव सिंह जी से। ठाकुर जयदेव सिंह जी मेरे गुरु रहे हैं, जिनसे मैंने काश्मीर शरीफ दर्शन, संगीत और कबीर पढ़ा था। सिद्धगिरी बाग में रहते थे वो, मैं भी साइकिल से जाता था, छन्नूलाल मिश्र जी भी जाते थे वहाँ साइकिल से, और उन्होंने मुझे इतिहास और हिस्ट्री के फ़र्क को बताया। उन्होंने भारतीय संगीत करके उनकी एक किताब, इंडियन म्यूज़िक करके इनकी किताब है, कैलकाटा से छपी हुई, वो हमें पढ़नी चाहिए। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो लिखा है, उससे भी आपको मिल सकता है। फिर मैंने बहुत सारे कला इतिहासकारों के का नाम लिया, वो आप पढ़ सकते हैं। तो जयदेव धन्यवाद। एक चित्त होकर सुना, वेरी गुड, ऐसा भी हो सकता है। सुप्रिया रॉय, मुझे लगता है दिल्ली से आप शायद हैं, और आप मेरा ये सुन रही थी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा, तो आपको नमस्कार। हमारे यहाँ नमस्कार से पहले हमारे भारतीय विद्या वाङ्मय में नमस्ते शब्द आया है, उसके बाद ये नमस्कार शब्द आकाशवाणी से प्रचलित हुआ, तो नमस्ते आपको। और बाकी जितने भी लोग हैं कि इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हमारे यहाँ ये अभिवादन का मतलब ही प्रणाम होता है, इसके शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेलीफोन है तो प्रणाम, वरना हाथ जोड़ने का मतलब ही है कि नमस्कार या प्रणाम या नमस्ते या अभिवादन। संस्था को मैं फिर धन्यवाद करता हूँ, और कि आपने मुझे इन वरिष्ठ रंगकर्मियों के साथ, जिनको मैं देख रहा हूँ, और हमारे वय के और हमारे बाद में जितने भी लोग सभी बड़े प्रतिभाशाली हैं, इनके बीच आपने मुझे आमंत्रित किया। मैंने अपना भी एक छोटा सा परिचय दिया कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, और मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, उसका स्रोत क्या है, वो देते हुए मैंने आपको बोला। क्योंकि हमारे यहाँ
एक तो तथ्य पर आधारित होना चाहिए, जो अखबारों से सीखा, अखबार स्कूल से। दूसरा, हम लोग रिसर्च में सीखे कि आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए, वो प्रामाणिक होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बोल दिया फिर उसको हम 40-50 साल से दोहराते जा रहे हैं। अरे वाह, उमेश भाटिया भी आ रहे हैं। उमेश हमारे साथ बहुत थिएटर किए हैं और उमेश पे मैं बहुत निर्भर करता रहा हूँ। उमेश हमारे साथ शिलोंग थिएटर करने गए हैं और न जाने कहाँ कहाँ गए हैं थिएटर करने। बनास में भी थिएटर किया है और उन्होंने तो, सुमित, उमेश और सविता ने हमारे नाटक के अंगिरा का तो न जाने कितना मंचन किया, 15-20 नाटक। जैसे जयदेव ने कलकत्ता में 20 से ज़्यादा मंचन किया अंगिरा का, जबकि मैंने इसको 93-92 में नागरिक में किया था सुमन पाठक जी के साथ। तो बहरहाल ये हम लोगों ने सब मिल करके आज की संध्या में, काशी में परंपरा रही है साधु संघ, लोग मठों में, मंदिरों में साधु इकट्ठा होते थे और जीवन की, ज्ञान की बातें करते थे। सिर्फ साधु लोग ही नहीं, साधु प्रकृति के सब लोग। कहीं पर संगीत के लोग बात करते थे, संगीत पर, तबला वादक लोग तबला पर बात करते थे, गायन पर बात हो रही है, घरों में सितार बनने की आवाज़ आ रही है, पढ़ाई लिखाई पर बात हो रही है। तो शाम का समय ही होता है कि हम लोग अपनी ज्ञान और विद्या को लेकर चर्चा करें, 1 घंटा 2 घंटा, भरी चाय को लेकर करें। और मेरी चाय बोलने में ठंडी भी हो गई। तो ये जो चर्चा हम लोग का करने की ये परंपरा, ये भारतीय परंपरा है। भारत के बाद शाम को बैठ के कोई लोग ऐसी चर्चा करते नहीं हैं। तो शाम को बैठ करके ज्ञान की चर्चा करना, पढ़ाई लिखाई की चर्चा करना, ये हमारे पुरानी भारतीय परंपरा है जो आज भी देखी जा सकती है। तो आज शाम को संस्था ने ये चर्चा करने का अवसर बनाया, इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ स्वस्थ शुभेच्छा। और भारतीय थिएटर भी आभार व्यक्त कर रहा है, मैं उनका भी अभिनंदन कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को, सारे बड़े गुरुजनों को मैं फिर से प्रणाम कर रहा हूँ। अपने मित्र, अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों को मैं स्नेह की शुभेच्छा दे रहा हूँ।